वी आर द वन, वी वर द लीडर्स। अगर आपको एक हिंदू होने में गर्व नहीं होगा तब तक आप हिंदू के सर्वाइवल या फिर उनकी रक्षा करना क्यों चाहेंगे? आप क्या होता है कि हिंदू भागता बहुत है, लाइक कश्मीर से निकल ले रहा है, पश्चिम बंगाल से निकल ले रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, भोपाल के पास मिडिल ऑफ इंडिया वही है, चारों तरफ से भाग भाग के। पर ऐसा इतिहास में भी हुआ है ना कि एक समय तक ही झुका है, फिर उसके बाद खड़ा हुआ है, फिर हिंदू एक साथ आ ही जाते हैं। इट्स नॉट कि दैट इज नॉट राइट, इट्स जस्ट कि वी आर नॉट देयर येट। तुम वो वापस कर दो, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्त्री को क्यों उठा के लाए? दिस इज रॉन्ग। आपको लगता है विभीषण ट्रेटर थे? लुक्स इंटरेस्टिंग बट आपकी रूह कांप जाएगी। इतना मिथ नहीं है, इतिहास है। मनुष्य हैं ये लोग, कृष्ण मनुष्य हैं, राम मनुष्य हैं। प्रोपोगंडा और एजेंडास क्लियर होते हैं, वो बनते हैं, नैरेटिव सेट होते हैं, इसलिए उसको माइथोलॉजी बोला जाता है, नथिंग एल्स। और कुछ चीज़ें उसके बियॉन्ड होंगी जो कि हमें केवल मेडिटेशन या फिर अपने अंदर झांकने के बाद ही मिलेंगी। तो उन 4 सिंहों की याद में उन्होंने वो स्तंभ बनवाया कि ये 4 सिंहों का स्तंभ है, उसको भी अशोक के नाम पे डाल दिया कि ये अशोक। महाभारत तो रखी नहीं जाती थी क्योंकि प्रोपोगंडा की धर्म सीख जाएंगे तो कैसे धर्म के अनुरूप काम करने लग जाएंगे। मतलब दिस इज आउटराइट रॉन्ग। रामचरितमानस तो हर घर में होती है। मुझे लगता है कि मनुष्य को जब 75 वर्ष का हो जाए तो मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए, मतलब अपने परिवार को, जनता को मार्गदर्शन देना चाहिए। मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक नमस्कार, मैं सुशील, आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में हमारे साथ मनोज्ञा तिवारी जी हैं। इनका दूसरा नाम है मनु कहत। कहत मतलब कहने वाली, अवधी का शब्द है। तो मनु कहत जी जो हैं वो IIT दिल्ली की ग्रेजुएट हैं और इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, मतलब लंबा चौड़ा इनका करियर है स्टडीज़ का। पर वुमेन एम्पावरमेंट जेन्युइनली क्या होता है वो उनको पता है। वुमेन एम्पावरमेंट के कहाँ मिसयूज़ होता है और कहाँ एक सच्चा व्यक्ति होता है जो उसका जीता जाता उदाहरण होता है, जीता जागता। तो मनु जी वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता उदाहरण है। बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखना चाहती हैं, विशेष रूप से जो भारत का इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, और जिस प्रकार से उसको वो ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती हैं, जिस प्रकार से वो कहती हैं कि भारत का जो इतिहास है, साइंस भारत के इतिहास को प्रूव करता जा रहा है लगातार। साइंस का काम ही यही है, मेहनत ही से कर रहा है शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको भारत के इतिहास को सत्य साबित करना है। 9.5 लाख फॉलोअर्स हैं और स्पिरिचुअलिटी और जो हमारा हिंदुओं के जो एपिक बुक्स हैं वो नई जनरेशन है उसको अवेलेबल करवाती हैं। इनका एक तरीका है कहने का, शॉर्ट वीडियोस हैं इनके, और जल्दी ही ये कुछ सीरीज़ लाने वाली हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज जिसमें लोगों को बताया जा सके कि भारत का, जिनको माइथोलॉजी कहा जाता है, वो दरअसल एक इतिहास है। मनु जी से हमारी जो बातचीत है वो बहुत लंबी है, काफ़ी देर तक चली है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। तो मिलते हैं मनु कहत जी से और समझते हैं हमारे भारत के इतिहास को। धर्म की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? धर्म की परिभाषा तो हमारे गीता में पूरी तरीके से दी गई है कि देखिए, बहुत वास्ट टर्म है धर्म। मैंने पहले आपसे बोला कि अगर जिस भी रिलेशन में आप हैं, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, उसके हिसाब से जो एक राजधर्म होता है, तो अगर हम एक लीडर की बात करें, अगर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही से निभा रहा है, धर्म ड्यूटी होती है। अगर आप ऑनेस्टली 100% तरीके से 100% अगर आप उस ड्यूटी को ऑनेस्टी से निभा रहे हैं, उस समय जो सही है वो धर्म कहलाता है। जैसे कि पिता का धर्म, बेटे का धर्म, पत्नी का धर्म। You can be a very good कथावाचक. I cannot. You have that on your face. मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक सो, आई डोंट फील सो, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं क्यों। जब तक अंदर से नहीं है तब तक हाँ, इस आई तरह नहीं थिंक जाना मे बी चाहिए। मैं वहाँ पे जिस दिन मुझे लगे कि आई एम रेडी नाउ, तब मैं करूँ, या फिर मैं किसी और तरीके से वो कथा वाचन करूँ। बट अभी एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा उस प्रवचन टाइप की चीज़ से दूर रहती हूँ कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा आपको करना चाहिए। इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने आप में बहुत सारे चेंजेस करना बाकी है, और जब तक मैं अपने आप But you को compare yourself with somebody who's not knowledgeable. मैं उससे तो आप कंपेयर बहुत नहीं ऊपर करती हो। हूँ, मैं अपने आप से खुद को अरे कंपेयर करती 12वीं की बच्ची है, कोई लड़की है 12वीं की, उसको तो आप शिक्षा दे ही सकते हो हूँ। ना। मैं शिक्षा दे सकती हूँ,
लेकिन मैं जीवन और धर्म के विषय में इतनी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी उतना ज्ञान मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास है, और मैं उस स्थिति में पहुँची हूँ कि मैं उस विषय पे बहुत अच्छी तरीके से एक उस लेवल पे बैठ के बात करूँ जहाँ पे 50 लोग बैठ के मुझे सुने। मैं कथाओं का अर्थ बता सकती हूँ, मैं इतिहास के बारे में बात कर सकती हूँ, रामायण महाभारत के बारे में बात कर सकती हूँ, पर जहाँ पे वही आपने जो गीता की और जो फिलॉसफी की बात हुई है, फिलॉसफी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर सकती हूँ, बट प्रवचन वाली बात मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर रखती हूँ। जैसे ही मेरे रील्स या फिर वीडियोस प्रवचनात्मक हो जाते हैं, मैं हट जाती हूँ उस चीज़ से, उस टॉपिक से। मैं टॉपिक चेंज कर देती हूँ कि नहीं 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 करना है ये। बट डू यू थिंक योर सेल्फ क्रिटिक, लाइक सॉरी लेट मी चेंज माय क्वेश्चन, आपको लगता है आप डबल सेल्फ क्रिटिक है? लाइक नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। डबल सेल्फ क्रिटिक, डबल सेल्फ क्रिटिक मतलब कि आई एम वेरी नॉलेजेबल, पर मुझे अभी तक यही फीलिंग आ रही लगातार कि नहीं यार अभी वहाँ नहीं पहुंची हूँ। मैंने तो बोला नहीं कि आई एम नॉलेजेबल। बट भाई अब वही वाली बात है ना, आई नो दैट, आई हैव सीन योर वर्क, आई नो दैट यू आर नॉलेजेबल, So बट you बिकॉज are यू आर अ डबल सेल्फ क्रिटिक, सो यू से नहीं अभी, क्योंकि आपको यहाँ आपको लगता है कि मुझे नहीं पहुंच पाई मैं वहाँ तक। मुझे लगता ऐसा है ना हो कि लगातार आप उससे वो बेस्ट पाने के चक्कर में पुश करते जाओ और आपको लगा अरे यार टाइम निकल गया सारा मेरा। मैं इस चीज़ को मिस नहीं कर रही हूँ कि अरे यार मैं वहाँ पे नहीं, वो नहीं कर पा रही हूँ, शिट, या फिर मतलब ओ माय गॉड ये मुझे करना है बट बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस मैं नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, दिस इज़ आउट ऑफ चॉइस। ये नहीं है कि आज का दिन निकल गया, मुझे ये कर लेना चाहिए था, फिर तब मैं वो कर पाती। दैट इज़ नॉट अ गोल कि वो मैंने ऐसे गोल बना के रखा है कि कल को मैं जाके एक कथावाचक बन जाऊंगी, 50,000 लोग आएंगे मेरी कथा में। वो मेरा गोल नहीं है। अगर इवेंचुअली ऐसा हो जाता है, लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, उस तरीके से पसंद करते हैं, तो हो सकता है मैं करूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा खुद से भी ऑनेस्टी, खुद के लिए ऑनेस्टी भी मैं चाहती हूँ कि अभी और अध्ययन की ज़रूरत है, और बहुत अध्ययन की ज़रूरत है। सभी, मुझे लगता है कि जितने भी लोग कथावाचक हैं बहुत अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं है कि, और लोगों के अंदर नॉट जितने भी लोग, वाक कौशल बहुत होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और वाक कौशल को बेटर करने की ज़रूरत है मुझे। भले ही उसने अध्ययन की ज़रूरत, मैं ये नहीं कह रही हूँ अध्ययन की ज़रूरत नहीं होती है किसी को। बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो आपकी नॉलेज के आधे ही होंगे, मेरा ऑब्जर्वेशन है ऐसा, एंड आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत देर से मैं आपका काम ही देख रहा था, आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू। बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं, एंड आई एम नॉट डिस्कसिंग टू पुश यू टुवर्ड्स अ करियर, आई जस्ट वांट यू टू नो दैट कि नहीं, अगर आप करना चाहें देन यू आर रेडी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एंड मैं ये बोल रही हूँ कि वाक कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा है है वही बाकी बात। होइए वही जो राम रचि राखा, दैट्स ट्रू। तो बस राम जी जो कराते जाएंगे वो हम करते चले जाएंगे। देखिए लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि ब्रो जो आप करने जा रहे हो ना, इसमें पूरी देवता सब बोलेंगे आलसी आदमी का काम है। ये आपके ऊपर लागू नहीं होता कि जब राम के भरोसे बैठे रहूंगी मैं तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं आलस से नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं बैठी हूँ, मैं बैठ के वेट कर रही हूँ। जब भगवान को लगेगा कि अब मैं रेडी हूँ, भगवान मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आके रख देंगे और मुझे धक्का दे देंगे करने के लिए। आज तक यही करते चले आए हैं कि, लेकिन मैं हमेशा भगवान से ही बोलती हूँ। मेरा भगवान का और मेरा रिलेशन मैं बड़ा यूनिक मानती हूँ, और मैं अलग तरीके से उनसे प्रार्थना भी अलग तरीके से करती हूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता है। आपको जो सही लगे वो करिएगा। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, मंद बुद्धि हूँ। आपको पता है ना, आपके बच्चे हैं, आपको जो मेरे लिए जब सही लगे वो मेरे लिए करिएगा। आई विल बी हैप्पी इन दैट, क्योंकि अभी मेरा विजन रिस्ट्रिक्टेड है, या हो सकता है आप ईगल आई से देख रहे हैं, या फिर आपको सब कुछ दिख रहा है। जस्ट ब्रो अपने हिसाब से करना। आप मेरा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं हर साल गोवा जाती हूँ अपने डॉग को लेके ना, 15-15 दिन के लिए कुछ इस तरीके से। इस साल समहाउ मैं नहीं जा पा रही थी, दैट वाज वेरी सैड। और मैं कह रही थी अरे गोवा नहीं जा पा रहे, गोवा जाना था समहाउ कुछ चीज़ें हो गई थी। एंड गोवा गवर्नमेंट इवेंट के लिए वहाँ से इन्वाइट आ गया सेम टाइम पे जब हम जाते हैं अगस्त एंड या सितंबर में। एंड मैं 15 दिन के लिए गोवा जा रही थी। मैं 15 दिन के लिए गोवा गई हूँ। मैं 15 दिन काम कराया मैंने होटल में बैठ के। मैं एक बीच भी नहीं गई हूँ। सो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ही हैज़ इन हिज ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। हमारा विजन रिस्ट्रिक्टेड है। उन्होंने बोला कि तुमने मांगा था, मैंने कर दिया, तुम गोवा में हो, बट तुमने इतना ही मांगा था। मैं पूरी तरीके से उन पर भरोसा रखती हूँ कि जो करेंगे, जब करेंगे, जैसा करेंगे, अच्छा करेंगे, मेरे आई नो, हिसाब से बट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई एम बॉर्डर लाइन एथियस्ट, ओके। बॉर्डर लाइन बिल्कुल,
इसका मतलब ये नहीं कि मैं धार्मिक किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई रीड देम बिकॉज दे जेन्युइनली गिव मी अ लॉट ऑफ पावर। बट मैं बॉर्डर लाइन एथियस्ट हूँ, मेरे बहुत सारे सवाल आते हैं, पढ़ते टाइम भी आते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। डीप डाउन इतना बिठा दिया गया है और कर्ण को इतना विक्टिमाइज कर दिया गया है। कर्ण ने खुद को इतना विक्टिम नहीं सोचा होगा जितना विक्टिम हो गया है वो अभी ऊपर बैठ के सोचता होगा भाई मैं तो शूरवीर था, मैं तो इतना बड़ा योद्धा था, ठीक है मेरी डिसीजन मेकिंग गलत थी, मैं थोड़ा सा नहीं, शूरवीर में भी इगोइस्ट था। doubts है। नहीं, योद्धा तो वो अच्छा था। नहीं मतलब उस लेवल का भी नहीं था, जैसे अर्जुन से उसे कंपैरिजन की जाती है, आई डोंट थिंक ही वाज एवर कंपैरिजन नहीं, योद्धा तो अच्छा था, लेकिन उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी वाहियात थी कि वो हर जगह गलत डिसीजन लेके। जैसे भीष्म पर्व में एक कहानी आती है जिसमें विदुर से भीष्म पूछते हैं कि बड़ा सुना है ये दुनिया जीत रहा है, ये क्या सीन क्या है। लिटरली विदुर कहते हैं इट्स ऑल पीआर। एंड विदुर लिटरली टेलिंग इट्स ऑल पीआर। देखिए सारे पांडव तो गए हुए थे वनवास पे, तो आप किससे युद्ध कर लोगे? एंड छोटे छोटे राजा जो थे वो सारे द्रुपद वैसे के वैसे वैसे थे, हाँ। है ना, जितने भी इवन जो उसका जो था वो गांधारी, वो सॉरी उसका जो जिसको जरासंध का तो दोस्त ही था। हाँ, उसका भी राज्य तूने हाँ, जीता उसका नहीं, राज्य द्रुपद का जीता राज्य नहीं, as as it it is is था। किसको जीता तूने, लाइक जयद्रथ रिश्तेदार ही था, तो वो और कृष्ण तीनों भगवान को कृष्ण टच नहीं कर टच नहीं सकता कर सकते। तो जीता किसको तो तूने? वो जो ऐसे औने पौने से राजा थे उन लोगों को सबको जीता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उसकी वीरता में भी संदेह है। उसकी वीरता में बहुत तगड़े, वीरता में संदेह मुझे इसलिए भी है, गंधर्व आते हैं और दुर्योधन उठा ले जाते हैं, तो बेवड़ा पी के गायब हो जाता है उधर से। लाइक मैं बार बार कहता हूँ, मुझे कर्ण पे बहुत सीरियस डाउट्स हैं। नहीं, उसको कृष्ण जी कई बार बोलते हैं, भीष्म पितामह भी बोलते हैं, द्रोणाचार्य भी बोलते हैं कि आपका मतलब उसका युद्ध कौशल तो अच्छा है, तभी तो परशुराम जी खुश हुए थे युद्ध कौशल से। पर ठीक है, नहीं मुझे सही बात है, कर्ण वाला जो मुद्दा है ना, मुझे डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत ज़्यादा खराब थी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ईगो था। ईगो भी था, और जैसे नहीं होता कि थोड़ी ही पावर में खुश होने लोग नहीं होते, कि मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही हूँ, बिकॉज नहीं पहुंच पा नहीं रही हूँ, मैं भी पहुंच पाई नहीं। कोशिश कर रही हूँ, मैं भी वहाँ पे पहुँचने की, पहुंच जाऊंगी, हाँ, तब पहुँच देखा जाऊंगी, है ना? जाएगा। तो अभी भी क्योंकि आप अब जैसे अचानक से आपकी कोई आधी महिला हो जिसकी आपकी आधी नॉलेज हो और बोले बहन तो पहुंच चुकी है, मैं बताऊंगी कैसे चलती है, तो कर्ण इज वन ऑफ दोस गाइस जो उसमें नहीं रहता था गेम में, सीधे ऊपर मैं सबको दिखा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। एंड आई थिंक एकलव्य वाज आल्सो द सेम गाय। एकलव्य सही नहीं था। हाँ, he was not a good human being। गुड ह्यूमन बीइंग नहीं तो था। कॉपीराइट इसलिए- नहीं पता था उसे, कॉपीराइट क्या होता है। हाँ, और दूसरी चीज़ कि आप अपने राज्य से निकल के दूसरे राज्य की सीमा में आके आप वहाँ पे कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अलाउड। जब आप मैत्री देश नहीं है, मित्र देश नहीं है, मैत्री नहीं है, तब आप उनके आउटस्कर्ट्स में कर रहे हैं। तो मैं कहीं पे पढ़ रही थी ये चीज़ कि द्रोणाचार्य ने जो करा वो बहुत ही सस्ते में छोड़ दिया। अगर इनको पता चलता, धृतराष्ट्र को पता चलता, तो जीवित ही नहीं रहते। हाँ, क्योंकि वो उनके राज्य में थे और दुश्मन देश के थे, तो मार दिए जाते। तो अंगूठा काट के भेज दिया और सिखा भी दिया कि आपको तर्जनी से कैसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे तर्जनी से कैसे सिखाया भी था उन्होंने। तुरंत सिखा दिया था। अच्छा, nobody talks about it। नोबडी टॉक्स अबाउट बिकॉज उनका एजेंडा फुलफिल नहीं हो रहा होता है, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट। सच बोलना कब से कंट्रोवर्सी हो गई? नहीं, कंट्रोवर्सी जब से लेफ्ट पिक्चर में आया, आई थिंक इतना ज़्यादा नैरेटिव, इतना वाहियात नैरेटिव खड़ा कर दिया है, इतना भाई भाई को अलग कर दिया है, चीज़ें अलग होने लग गई हैं कि मतलब गैप्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए लेफ्ट की आइडियोलॉजी क्या थी कि सबकी समानता, समानता, और वही गैप्स क्रिएट कर रहे हैं। एक इनका बहुत बड़ा हीरो मानते हैं चे गुएवारा, जो वहाँ पे था, क्यूबा में था। उसकी इतनी घटिया कहानियाँ हैं उस आदमी की। एक किसान अपनी 5 एकड़ ज़मीन कम्युनिस्टों को नहीं दे रहा था, तो वो जब गया चे गुएवारा, तो किसान से वो बहस करने लग गया। किसान से बहस में वो हार गया, क्योंकि किसान ने उसको ये प्रूव कर दिया कि मेरे परदादा से ये ज़मीन आती जा रही है, मैं किसी सरकार को नहीं दे सकता ये ज़मीन। चे गुएवारा ने उसे गोली मरवा दी कि अब तो तेरी ज़मीन हमारी हो गई ना, और उसको टी शर्ट पे लगा के घूमते रहते हैं लोग। मैं इतना सरप्राइज हो जाता हूँ रियली। और मैं भी यहाँ पे जो वर्ड का यूज़ मैं कर रही थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि वो बहुत ही ज़्यादा दबाए हुए थे। इस तरीके से नहीं था। लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत दबाई हुई जाती थी, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाया जाता था, ऐसा नहीं था। हमारे जो सूत थे वो कथाकार भी होते थे, हमारे जो ये अपने कृष्ण जी ने जो सारथी का काम करा था, बहुत सारे सारथी होते थे, राजा होते थे, योद्धा होते थे, सब होते थे, पर सबके अपने अपने डिफाइंड होते थे रोल। कि फ्लूइड था, मतलब फ्लूइड था इसलिए क्योंकि ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पिता के बच्चे सूत कहलाते थे। अच्छा। अब किसी को क्षत्रिय वो काम करना है, किसी को ब्राह्मण वाला काम करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो कथाकार बन रहे हैं, वो सब बन रहे हैं, पुरोहित बन रहे हैं, सामंत बन रहे हैं, और कुछ लोग जो इधर योद्धा के उसमें जा रहे हैं, राजा बन रहे हैं। तो उन पर ओपन था, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा थे। पर वो इस तरीके से बोल दिया जाता है कि नहीं, बहुत दबाया गया, बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ, कर्ण के साथ भेदभाव हुआ, एकलव्य के साथ तो और भी भेदभाव हुआ। ऐसा नहीं था। एकलव्य का तो मुझे इस पे भी डाउट है कि एकलव्य का वध किया था कृष्ण जी ने।
हाँ जब उसमें ना महाभारत से महाभारत में पहले, अच्छा जस्ट पहले उन्होंने अर्जुन को बताया कि एकलव्य का वध किया मैंने, जरासंध का वध करवाया, शिशुपाल का वध किया, और इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थे, नहीं तो युद्ध में ये सारे के सारे गलत तरफ जाते, अधर्म का साथ देते, तब जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। तो वो बताते हैं कि एकलव्य का वध उन्होंने करा था। पर एक महाभारत सीरीज आई तो उसमें दिखाया एकलव्य उनकी तरफ से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। सीरीज क्यों देखते हैं? नहीं ये वाली नहीं, वो जो बी.आर. चोपड़ा ने बनाई बी आर चोपड़ा ने बहुत अच्छा काम किया है, पर बी आर चोपड़ा ने थोड़ा इमोशनल होके वैसा एंगल्स भी रखे हैं। बी आर चोपड़ा की महाभारत 100% थी। सही राही है। मासूम रजा ने तो नहीं कर दिया कांड बीच में बिना बताए बी.आर. चोपड़ा को कि नहीं नहीं, नहीं, मैंने दो जब चार पढ़ी सीरियल तो नहीं महाभारत, मैंने पिछले साल पढ़ी एंड टू एंड वो गीता प्रेस और बोरी के सारे खंड बड़े बड़े, तब मेरे भी बहुत यूरेका मोमेंट्स थे। अरे ऐसा ऐसा मजा आता है ना सडनली, बहुत मजा आता है। पढ़ने लग जाओ तो किताब, अरे हम गधे हैं, हमें लगता था हमें सब पता है। सीरियसली ऐसे ही रिवलेशंस थे उसमें। हाँ हाँ हाँ। और मुझे लगता है मैं बताऊं सबको बता दूं, जल्दी से बता दूं, सब लोगों को सच पता चल जाए तो मैं गाली खा जाती हूँ। आई अब जैसे बालकांड है, हाँ जी बालकांड में पेज 1 से 192 तक प्रभु श्री राम का जन्म ही नहीं हुआ है। हाँ। 192 पे भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वहाँ 192 से शुरू होता है कि प्रभु पैदा हो, उसके पहले शिव जी कहानी, ये कहानी, वो दुनिया भर की चल रही होती है। बट द जीनियस ऑफ तुलसीदास जी, लाइक ही डजंट इवन ब्लडी रिपीट वर्ड्स, कि मतलब इतना बड़ा शब्दकोश होना आसान है क्या किसी के लिए? मतलब मैं 1500 पेज की बुक लिख रहा हूँ और मैं शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता। कितनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी किताबें आप पढ़ लीजिए, आपको रामायण को इज्जत क्यों नहीं मिल पाई कभी भी? रामायण विशेष रूप से रामायण और रामचरितमानस को हमने बहुत इज्जत करी। कहाँ पे इज्जत नहीं मिली जो रामचरितमानस को? वेस्ट है, वेयर दे हैव रिस्पेक्टेड दैट, कह रहे भाई तो जीनियस का काम है। अब हो रहा है ना, और अभी तो बहुत काम हो रहा है सुग्रीव एटलस पे। अच्छा सुग्रीव एटलस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये देख रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में जिस तरीके से सुग्रीव ने सारे लोकेशंस को बताया है, डिस्क्राइब करा है, डिटेल में डिस्क्राइब करा है, अगर आज के टाइम से मैपिंग करते हैं तो बहुत दूर दूर तक की चीज़ें, इधर ईस्ट में, वेस्ट में, और उन्होंने पोल्स कब को भी डिफाइन करा है कि वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, वहाँ पे ऐसे लोग रहेंगे। इंडोनेशिया के लोग जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, जो कानों में अलग अलग तरीके की जो ज्वेलरी पहनते हैं, कान लटकते हैं, ये चीज़ें लटकती हैं, वो सब डिस्क्राइब करा है। इन सब पे काम हो रहा है और बहुत काम हो रहा है अब। और अभी तक तो भारत को कहाँ इज्जत दी जाती थी? तो अभी तक यहाँ के कॉपी जो क्या होता है, वाइट लेबल करके बेचा जाता है ना चीज़ों को, तो वहाँ की जितना भी हमारा इतिहास रहा है या फिर हमारा जितना भी इसे इंटेलेक्चुअल काम रहा है, उन सबको वाइट लेबल करके वहाँ पे चीज़ें बेची जाती है। हमारी हल्दी भी भारत की नहीं है, हल्दी भी पेटेंट हाँ, भारत के पास नहीं है। किसके पेटेंट तो मना हो गया था ना पहले से ही भारत के पास नहीं है। अच्छा, हल्दी who का patented it? आई डोंट रिमेम्बर कि किसके पास But I है। have read a news कि they tried, American some company was trying to patent it. नहीं है, मैंने ये पढ़ा था कि इंडिया के पास हल्दी का पेटेंट नहीं है। लेट्स जस्ट कंफर्म। But do you think कि ये हल्दी का पेटेंट होना चाहिए? Like the natural चीज़ों का पेटेंट करना चाहिए लोगों को। वास्को ड गामा को भारत ढूंढना चाहिए। पहली चीज़ तो भारत ढूंढना चाहिए, कोई भारत ढूंढेगा आके। एक फनी पता है क्या है? फनी पता है क्या है? वास्को ड गामा डिड नॉट टेक द लैंड रूट, बिकॉज लैंड रूट था, उसको ही पता था, क्योंकि अरब में लुट जाता, बर्बाद हो जाता, इसलिए उसको वो रूट लिया ही नहीं उसने। समुद्र का रूट ही इसलिए लेना पड़ा उसको। ऐसा नहीं था कि भारत पता नहीं था किसी को भारत कहाँ है, सबको पता था भारत कहाँ है। इट्स जस्ट दैट कि वो लैंड रूट नहीं ले सकता था, बिकॉज ही वुड हैव बीन किल्ड राइट देयर इन अरब कंट्रीज। तो इसलिए उसने उधर वो लाइन छोड़ी उधर, तो इसलिए समुद्र का रास्ता ढूंढा, ये कह सकते हो। तो हु डिस्कवर्ड भारत? आज भी बच्चे यही बजाते हैं, वास्को ड गामा। And he was such a cruel dumb guy. Vasco da Gama was a cruel guy. Like वही वाली बात है, जितने भी उसको लोग गरीब मिले सबको मरवाया ही पोर्चुगीज ना। हाँ, सारे पोर्चुगीज बहुत ज्यादा क्रूअल रहे हैं भारत में भी, स्पेशली जो गोवा वाला जो इनक्विजिशन बहुत हुआ था, ज्यादा। वो तो अति है। आप पोर्चुगल में जाके देखिए, उनका जो जिसको प्रताड़ना स्थल या फिर जो भी चीज़ें, उनका जो क्या होता है लॉ और इन सब को जो बुक्स थी या फिर जो भी चीज़ें थी, इट्स वेरी 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 क्रूअल। जो आई मीन कैसे कैसे तो ऐसे नेल्स निकली हुई हैं, उसमें आदमी को बिठा देते थे, फिर उसको बंद कर देते थे, उसको सब तरफ से क्रिएटिव, हाँ, वेरी क्रिएटिव, लुक्स इंटरेस्टिंग, बट आपकी रूह कांप जाएगी, इतना इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे म्यूजियम्स हैं ऐसे, सो दे आर वेरी क्रूअल। पर एक बात मुझे बताइए, जो एक अमेरिकन था, पीटर लिंच नाम था, जिसने पहली बार लिंचिंग की थी, है ना, जिसके नाम पे लिंचिंग शब्द आया मार्केट में, बहामास में उसने एक ब्लैक आदमी को 2 घोड़ों पे बंधवा के बीच में से चिरवा दिया था। ओके, ठीक है, तो दैट वर्ड लिंचिंग केम फ्रॉम दैट थिंग कि चल मिस्टर लिंच ने लिंचिंग कर दिया, सो लिंचिंग शब्द चालू हो गया। लेकिन उसके 200 साल पहले पोर्टुगीज गोवा में ये सब कर रहे थे।
मतलब लिंच साहब की कोई औकात ही नहीं उसके आगे जो गोवा में हो रहा था, बहुत बुरा, बहुत बुरा। है ना। इट वाज, एंड देन सबसे बुरा पता है क्या लगता है, इट्स लाइक जैसे कोई फिल्म नहीं देख रहे होते उनकी, एक एक अजीब सा कुछ चल रहा है और एक बंदे को सच का पता चल जाता है और वो चाहता है लोगों को बताए कि सच ये है, सच ये है, एंड देन यू वांट टू टेल द ट्रूथ टू बट दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, योर ओन फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, दे आर लाइक कि तुम ही झूठ बोल रहे हो, कौन सी किताब है। एंड इतना ओपनली लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सीक्रेट है, एक ही प्रति बची है, उसी को पढ़ के बता रहे हैं, इट इज़ एवरीवेयर। आप बस पढ़ लो, आपको बस इतना ही करना है कि आपको पढ़ना है, जो हम बता रहे हैं वही आप बताओगे, आपको मेहनत नहीं लगेगी। पर पता नहीं क्यों लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग टीवी देख के ज़्यादा खुश रहते हैं। आक्रांताओं ने अपनी तारीफ में लिखा है आपको कैसे मारा है। मैं आपकी पुस्तक देख रही हूँ, महाराणा उमेंद्र रत्न जी से बात जी हुई थी जी मेरी। जी जी जी, आपने पुस्तक अगर पढ़ी हो, ही केम टू आवर शो एज वेल। नाइस। हाँ 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 हाँ, तो उसमें लिखा है ना सारा सत्य, बिल्कुल। किस तरीके से 1000 साल तक राज करा। वो तो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं इन सारी बातों पे कि कितना झूठ पढ़ाया जा रहा है, कितना महाराणा प्रताप के बारे में झूठ, महाराणा सांगा के बारे में वो तो झूठ। उस पे भी कहते हैं, वो जो जो मेरे पिताजी ने तक ने मुझे वो कहानी सुनाई थी कि घास की रोटी वाली घास कहानी, की वाज लाइक क्या नॉनसेंस है ये। क्योंकि वो इतना चलती है, वो इतनी मतलब हमारे लोक कथाओं में प्रचलित हो गई है, और उसको दूसरे एंगल से हम लोग बताने लग गए हैं कि वो इतनी मेहनत करके रह लिए, तो बेटा तुम तो एक उसमें ही पढ़ रहे हो, तो इट्स ओके। आपके साथ हुआ है। हाँ तो ऑब्वियसली हम 90s के बच्चे हैं, हमारे यहाँ वो हाँ, ट्यूबलाइट छोटी हाँ, वाली हाँ, इमरजेंसी लाइट होती थी। हाँ सही बात है, यस आई एग्री कि टॉर्चर टॉर्चर सबके साथ था ये वाला। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बजरंग बली को हमेशा कहा जाता है बहुत ही वेल रेड है ना, बहुत ही वेल रेड है। रावण को कहा जाना चाहिए इज अ वेल रेड क्योंकि ही रोट फ्यू थिंग्स विच वर आउटस्टैंडिंग। बजरंग बली ने ऐसा कौन सा काम किया तो उनको वेल रेड कहा जाता था। रावण ने जो लिखा उसका कहीं इतिहास नहीं मिलता है कि उसने उसी ने लिखा, जो शिव तांडव जो स्तोत्र शिव में। तांडव उसने लिखा। सब लोग बोलते हैं कि उसने लिखा, उसने स्तुति करी थी, पर ये कहीं नहीं है कि उसने वो वही शिव तांडव था, वही जो आज फॉर्म में, जिस फॉर्म में शिव तांडव मौजूद है वही है। और वेल रेड का मतलब ये नहीं होता है कि मैं वेल रेड हूँ, मैं अच्छी ऑथर नहीं हूँ, ये भी हो सकता है एक पॉइंट। पर हनुमान जी के बारे में इसलिए बोला जाता है क्योंकि हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिले थे तब उन्होंने इतनी शुद्ध संस्कृत का इस्तेमाल करा था, और जिस तरीके से कम्युनिकेट करा था उसके बाद राम जी ने बोला था लक्ष्मण जी से कि ही इज़ वेल रेड। यहाँ से हमें दिखता है कि उन्होंने जितना भी जो भी शब्द यूज़ करे, एक तो संस्कृत बहुत प्योर थी, एकदम शुद्ध संस्कृत का इस्तेमाल करा था, वह उनकी वर्तनी एकदम शुद्ध थी, और जिस तरीके से जिस शब्द का जैसे प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, जैसे ता पे दांत में जीभ लगती है, कुछ पेट से शब्द आते हैं, कुछ जीभ से लगते हैं, कुछ दांत से या कुछ ओठ से होते हैं, तो हर शब्द का सही तरीके से जितना भी मतलब जो बेस्ट और सही तरीका होता है वैसा प्रोनाउंसिएशन हनुमान जी ने करा था। तो वहीं पे उसी एक कॉन्वर्सेशन से राम जी समझ गए थे ही इज़ वेल रेड, सारे वेदों का अध्ययन करा हुआ है, सारी चीज़ें उनको पता हैं, और अगर किसी भी राजा का मंत्री होगा तो उस राजा को युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी बातों से ही आधे से ज़्यादा युद्ध ख़त्म करा देगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि वो वेल रेड थे, क्योंकि यहाँ पे तो खुद राम जी क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद जब हम जाते हैं, अगर आप पूरे इस इंसिडेंट को देखिए, जब सुंदरकांड में वो वहाँ गए, रावण से मिले, तब भी उनकी वर्तनी कैसी रही, किस तरीके से उन्होंने कॉन्वर्सेशन करा, उनके पास सब चीज़ का ज्ञान है कि रावण के किस खानदान से आता है वो भी ठीक है। हाँ, हाँ। पर ये एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जब ये लोग जा रहे थे समुद्र के पास थे, उस महिला देवी का नाम नहीं याद आ रहा है, उनको भी वो जानते थे, और वहाँ पे भी उनके ज्ञान से सारे के सारे लोग उनके कौन, ज्ञान से सुरसा? ही, नॉट सुरसा, अच्छा, हाँ। नॉट सुरसा, ये धरती पर ही मिली थी, अच्छा। और केव में लेके गई थी, और वहाँ पे उन्होंने माया जैसा बना दिया था। तब तब हनुमान जी ने ही निकाला था सब लोगों को, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, तो वो भी हनुमान जी से इम्प्रेस हुई थी फॉर हिज नॉलेज। तो सबसे बड़ा तो हमारा जो रिटन एग्जाम्पल है वो हमारे राम जी बोलते नजर आते हैं कि ही इज़ वेल रेड। ठीक है, अच्छा एक और सवाल है, आपको लगता है विभीषण ट्रेटर थे? पर्सपेक्टिव है लोगों का कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? घर का वेदी लंका ढाए, ऐसा बोला जाता है, सुना है ऐसा, ऐसा बोला जाता है। बहुत ही आई डोंट एग्री, आई डोंट थिंक ही वाज अ ट्रेटर, बट आई वांट बहुत टू नो योर ओपिनियन। बहुत ही एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों से इस विषय पे बात करी है। जब मैंने अध्ययन किया था तो मैंने बहुत सारे लोगों से इस विषय में बात करी कि उसने तो गलत किया, भाई के साथ गलत किया, पर आप इंडिविजुअली उसका धर्म देखिए, क्या उसका धर्म क्या कहलाता है, क्योंकि उसने तीनों ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी तब उसने ही ऐसा नॉनसेंस सा वरदान नहीं मांगा था।
उसने बोला था कि केवल बुद्धि मेरी सही रखिएगा और धर्म में मेरी बुद्धि बनी रहे। और आप अगर अपने किसी भाई के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो आप ये सोचिए आप समाज के कितना अगेंस्ट जा रहे हैं, अपनी पूरे प्रजा, अपनी पूरे राज्य के कितना अगेंस्ट जा रहे हैं। पर वो करके भी उसने अपने भाई का उसने धर्म का साथ दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ट्रेटर हैं। पहले मुझे लगता था कि वो ट्रेटर हैं, कि किसी भी सिचुएशन में हो आपको हर हाल में अपने भाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि हर हाल में भरत भी तो साथ दे रहे थे, हर हाल में लक्ष्मण भी तो साथ दे रहे थे। तो आपको भी हर हाल में सही हो या गलत हो, भाई भाई है। पर ऐसा नहीं है, भाई के ऊपर धर्म है। और उस धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत बार उन्होंने रावण को समझाया। इनफैक्ट कुंभकर्ण ने भी समझाया। कुंभकर्ण ने बस आके ये बोला लास्ट में, अब तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं लड़ने जा रहा हूँ, पर तुमने सही नहीं किया है, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। And then he also said I was asleep. Like, I was what the hell asleep, did you do by हाँ, my back? इनफैक्ट उसने बोला कि तुमको जो है अगर इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी, तुम बल से तुम उनको पा लेते। तब देन ही डिस्क्लोज कि नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो छू नहीं सकता, या जो भी है। हाँ, हाँ, तो ही सेड टू थिंग्स कि एक तो तुमको करना नहीं चाहिए था, और दूसरा राम जी यहाँ माथे पे बैठ गए आके, तो वो इतना बढ़ने क्यों दिया, पहले ही वो कर लेते, आज तक तुमने टच क्यों नहीं किया है। देन ही सेड दिस। तो डिफरेंस बिटवीन कुंभकर्ण एंड विभीषण केवल यही था कि उन्होंने धर्म का साथ दिया, और कुंभकर्ण ने लास्ट में सच बोलते हुए भी, धर्म की बातें बोलते हुए भी भाई का साथ दिया। तो ही वॉज नॉट अ ट्रेटर। तो आप किसकी बात कर रही हैं? रावण को तो शायद श्राप था ना, that he couldn't touch सीता माता, यस है ना? Yes. Otherwise he'll die. हाँ, अच्छा। ही कुडंट, क्या वो किसी भी महिला को उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं टच कर सकता है, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों के रेप करे थे महिलाओं के, और 2-3 मिले थे उनको शाप। उसको शाप एक वेदवती की वजह से मिला था। एक वेदवती को जब टच किया, वो करने की कोशिश करी थी, तब वो वेदवती जी थी। वेदवती ने बोला था कि मेरी वजह से ही तुम्हारा वध होगा, तुम्हारी अंत होगा। तो अगली बार वही सीता जी के रूप में जन्म ली थी। उसके बाद अपने पुत्रवधू, जो कुबेर की बेटे की बहू रंभा, उनका रेप किया था। तब ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि किसी भी स्त्री को तुम अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध टच करोगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तभी तो वो बोल रहा था बराबर कि 1 साल का तुम्हें समय दिया है, या तो तुम मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देयर वाज नो अदर ऑप्शन कि 1 साल बाद मैं तुमसे जबरदस्ती विवाह कर लूंगा, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो टच ही नहीं कर सकता था। तो 1000 टुकड़े होते ना, 10 सिर थे उसके ना। हाँ 1000। हाँ, मतलब आपने कहा 100, मैंने कहा एक का 100 होता तो हाँ, 10 का तो 1000 हो जाता। जो मैं लेमैन भाषा में समझाऊं तो विभीषण मुझे नहीं लगता ट्रेटर, सिर्फ इसलिए कि भाई तेरे को समझा रहा है तो उसको लात मार रहा है, लिटरली बार लात मार रहा है तो उसको यार। और इट्स नॉट लिटरली लात मार रहा है, इट्स नॉट कि धक्का मारना नहीं, इट्स लाइक इट्स लिटरली लात मार लिटरली लात मार रहा है। लिटरली भी लात मारी है वही मैं उसने। कह रहा हूँ। वैसे भी लात नहीं, मतलब शब्दों से तो बहुत बार लात मारी है, उसने लिटरली भी लात मारी है। पीठ पे लात मार के बोला था निकल जाओ। हाँ, तो निकल गया तो बुरा क्या मानना। एंड मैं तो धर्म की बात कर रहा था कि स्त्री को उठाना गलत है। बिल्कुल। तुम वो वापस कर दो, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्त्री को क्यों उठा के लाए, दिस इज रॉन्ग। पर आपको लगता है कि जैसे मैंने एक और किताब इन्होंने लिखी है, क्या नाम है उनकी किताब का, नहीं कहीं रखी होगी, मिसेस राय आई थी हमारे शो पे, नीना राय जी। तो उनसे मैंने पूछा था ये प्रश्न, मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या शूर्पणखा का नाक कान काटने के अलावा भी ऑप्शन था कुछ, लाइक इतना एक्सट्रीम स्टेप? क्योंकि कई बार नैरेटिव चलता है कि बताइए कौन से भगवान है जो एक महिला के नाक कान काट दिए उन्होंने। Don't look at me those eyes, you're like, what the hell are you talking about? हाँ, नहीं मतलब मैं प्रश्न को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि गुड थिंकिंग। हो सकता था नाक कान नहीं काटते, कुछ और करते थे। नीना राय जी के विचार अलग थे। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण में ये दिखाया गया है कि वो सीता माता को खाने के लिए दौड़ी, मारने के लिए दौड़ी थी। हाँ। पर उस केस में भी नाक कान काटना ही मैंडेटरी नहीं था। अच्छा। रूप विदीर्ण करना चाहा उन्होंने, क्योंकि वो बराबर बोल रही थी कि मैं तो इनसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं तो सीता माता से ज़्यादा सुंदर हूँ। मैं भी इसलिए काटा हो कि लो अब तुम्हारा रूप विदीर्ण हो गया है, अब तुम नहीं सुंदर हो। और नाक कान काटना मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतीकात्मक है। अच्छा। कि जब आपको रिजेक्ट कर दिया, आपने इतना आउट एंड ओपन कन्फेस करी अपनी फीलिंग किसी पुरुष के सामने, और उसने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, और एंड दैट टू आपकी स्पीसीज का भी नहीं है। हाँ। आप राक्षस हो, ही इज अ ह्यूमन। हाँ। और वैसे भी मतलब राक्षस और उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि स्पीशीज क्या हो सकता है कि दोनों का सेम हो, बस केवल नेचर वाइज दोनों अलग हो, इस नहीं, वजह मुझे से तो भी। लगता है राक्षस अलग थे उसमें। मेरे पास उसके पीछे कारण है। Okay. क्योंकि राक्षस, प्रभु श्री राम ने कहा था ना कि मैं इस समय के सभी राक्षसों का संहार कर दूंगा। हाँ। और उन्होंने कर दिया। क्योंकि अगर रामायण से आप महाभारत पे आते हैं तो 1-2 राक्षस मिलते हैं, कहीं कोई हिडिम्बा मिल जाते हैं, कोई बकासुर मिल जाता है, अदरवाइज राक्षस ही नहीं है। त्रेता में निपटा दिए गए सारे, तो थोड़े से बच जाते हैं कुछ, तो 2-4 बचे हुए हैं, बाकी सब चले गए, कोई नहीं बचा।
कंस के पास थे एक दो, जो कंस की पूतना थी और वो सब थे, और उसके बाद जो ये जिनको भीम ने मार दिया और जिससे शादी कर लिया ऑल दैट, उसके अलावा राक्षस नहीं है कहीं भी अगर आप देखें तो आई एग्री विद योर पॉइंट, बट पॉइंट इज़ कि वो तो इसमें भी हो सकता है ना कि उस तरीके के लोग जो बेसिक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे कहने का मतलब है कि वो भयावह ऐसे नहीं होते होंगे कि उनके दांत ऐसे निकल रहे हैं। शूर्पणखा खरदूषण वर इन दंडकारण्य हाँ, as a दंडकारण्य check एज अ post. चेक पोस्ट ऑफ लास्ट चेक पोस्ट ऑफ रावण। तो तो जब वो रावण के पास पहुंचती है ये सारे इंसिडेंट होने के बाद, तब वो उसे पता है कि रावण जो है महिलाओं को देख के वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इतनी महिलाओं के साथ उसने हर जगह की महिलाओं को वो उठा के लाके भरा हुआ होता है लंका में। और ये आगे भी एग्जाम्पल मिलता है जब हनुमान जी ढूंढने जाते हैं सीता मैया को, तब महल में जाते हैं तो हज़ारों हज़ार महिलाएं वहाँ पे मिलती हैं जो उठाई हुई होती हैं रावण द्वारा। तो वो उनसे कहता है तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ पर दंडकारण्य में एक इतनी सुंदर महिला किसी और की पत्नी बनी बैठी है, जिसको तुम्हारे बगल में तुम्हारी रानी होना चाहिए था, और तुम्हारी ये जिस सारी महिलाएं हैं ये तुम उसकी खूबसूरती के आगे कहीं वो टिकती ही नहीं है। अगर तुम इतने बड़े राजा हो, इतने बड़े तीनों लोगों के राजा हो, तब आप किस तरीके से आप उस महिला को ऐसे जाने दे सकते हैं जो कि एक वनवासी के साथ घूम रही है। तब वो चीज़ उसकी जो इमोशन होता है ना वो ट्रिगर करती है, तब जाता है वो। उसको कोई मतलब नहीं है अपनी बहन के नाक कटने से, कान कटने से और उसकी बेइज्जती होने से। उसने कौन सी बेइज्जती उसकी कम करी थी? उसने तो उसको एक तरीके से देश निकाला दे दिया था। प्लस उसके पति की हत्या भी की थी, मतलब। एंड देन अनदर थिंग इज कि बीच में एक और मैसेज बहुत पॉपुलर हुआ था व्हाट्सएप पे, जिसमें कहा गया था कि मुझे राम जैसा भाई मत देना भगवान, मुझे रावण जैसा भाई देना, ताकि अगर मेरी नाक कान कोई काटे तो उसका जाके बदला ले सके। एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में। आई नो, बहुत ज़्यादा हुआ है। पर आपको शूर्पणखा जैसी बहन बनना क्यों है? आपको पर पुरुष पे नजर डालने क्यों है? आपको ये हरकत करनी क्यों है? हद हो गई। अभी आप फिर वही वाली बात कर रहे हो, वो अनिरुद्धाचार्य वाली बात कर रहे हो आप, कि मतलब जैसे ही अनिरुद्धाचार्य ने बोला आपको करना क्यों है ये सब काम, उनके बेचारे पीछे पड़ गई बहुत सारी वोक महिलाएं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये तो हमारा अधिकार है। बेचारे एक न्यूज़ चैनल की महिला है, पता नहीं उनका नाम नहीं उन्होंने लूंगा मैं। एक्चुअली उनकी शब्दावली काफ़ी गलत थी। किसकी? अनिरुद्धाचार्य की। अच्छा। इस वजह से उनको ज़्यादा समस्या हुई है। पर प्रेमानंद जी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इक्वली बोला है दोनों के लिए। अच्छा। उन्होंने मेल और फीमेल दोनों के लिए बोला है कि आप कर रहे हो तो भी गलत है, आप कर रही हो तो भी गलत है। दिस इज इक्वल, दिस इज रॉन्ग फॉर बोथ। तो उसमें महिलाओं को इतना उद्वेलित हो जाने की आवश्यकता थी नहीं। एक वो है मैडम है जो किसी चैनल पे काम करती हैं, तो उन्होंने बीच में ट्वीट किया था कि मैं मैरिड हूँ जब तक मैं घर के अंदर हूँ तभी तक मैं मैरिड हूँ, जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ मैं अनमैरिड हो जाती हूँ। कलयुग चल रहा है, मैं बताइए क्या बोल सकती हूँ। उन्होंने, और वो छोटी मोटी नहीं है, वो मतलब बहुत बड़ी पत्रकार हैं वो, मतलब एबीपी न्यूज़ पे शायद काम करती हैं वो। ठीक है, अभी भी उनके पति ने उनको डिवोर्स दिया है। उन्होंने कहा कि इस महिला ने मुझसे जो मांगा मैंने उसको वो दिया है, अब इसने मुझसे डिवोर्स मांगा मैंने वो भी दे दिया है इसका। नाइस। कलयुग के विषय में महाभारत में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, बहुत डिटेल में, कम से कम 4-5 पेजेस में डिस्क्रिप्शन है कि कलयुग आएगा तो क्या होगा। तो कलयुग आएगा तो प्यूबर्टी बहुत जल्दी आएगी। महिलाएं जो हैं, जो बच्चियां हैं 7-8 साल में माँ बनने लग जाएंगी, और भाई साहब उनका लाइफ स्पैन 20-25 साल का हो जाएगा सब लोगों का। तब आप ये देख रहे हैं कि हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। पर लाइफ स्पैन तो बढ़ रहा है लोगों का, कहाँ बढ़ रहा लाइफ है? एक्सपेक्टेंसी इज ह्यूज। कहाँ बढ़ रहा है? 64-70 तक हो रही है ना। पहले कितना था? अच्छा, वहाँ पे चली गई आप। पहले कितना था? मेरे दादाजी अभी 95 के हैं। सॉरी। बट आपको नहीं था 1947 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 37 साल, 37 इयर्स। बिल्कुल मुझे इस डेटा की जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा। मतलब ना एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1947। मे बी उस समय हमारे यहाँ इतनी गरीबी थी, मे बी इज बिकॉज ऑफ दिस। गरीबी भी, और लोग लड़ते बहुत थे एक दूसरे से, और मे बी बिकॉज ऑफ दिस। अदरवाइज ऐसा नहीं कि नेचुरल कॉजेज से हेल्थ इश्यूज होके जो नहीं मरते तो सेनाओं में ही थे लोग अधिकतर। तो जो फिर उसको एक्सपेक्टेंसी तो थी हम वो इसलिए युद्ध बहुत होते थे, तो इसलिए नहीं बोला जा सकता। तो एवरेज लोग 32 साल का एवरेज था पूरे देश का, कि 32 साल में लोग ऊपर निकल जाते हैं। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इस वजह से, यस, पैदा होने से पहले ही पैदा होते ही वो बिकॉज ऑफ, जैसे मेरी मम्मी की भी 2 बेबीज की डेथ हो गई थी पैदा होते ही। हाँ, लाइक वी आर 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पर हम 9 होते। एक और इंटरेस्टिंग हाँ, आई एग्री विद दैट, है ना? हाँ, आई एग्री, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू से, आई एग्री विद दैट। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि विवेकानंद जो थे वो अपने माता पिता के शायद 11वें बच्चे थे। सुभाष चंद्र बोस शायद 8वें या 9वें थे। मोहनदास गांधी भी ऐसे ही थे। जितने भी महापुरुष हैं वो बहुत लेट पैदा होते हैं अपने घर में, जैसे मैं भी 6वां हूँ, तो आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे। ओके, ठीक है, आपको नहीं लगता हम तो हमारे दोनों महापुरुषों को पैदा होने बंद कर दिया इस देश में?
मैं यही बोल रही थी कि आप जो भी बोलने वाले हैं, एग्री विद यू, बिकॉज आई न्यू कि आप यही बोलने वाले हैं, नॉट महापुरुष की बात, हाँ, बट ये बात कि बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे दो की चीज़ें अब निकल गई हैं। भारत के पास इतनी मादा है कि हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ाना, इट्स ओके। हमारे केवी के बच्चे भी महान निकल जाते हैं, अच्छा काम कर देते हैं। मैं तो एक शिक्षा निकेतन करके स्कूल है कानपुर में, मैं वहाँ से पढ़ी हुई हूँ। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब हर कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है कि जो अच्छा काम ना कर रहा हो। कितने सारों ने यूपीएससी क्लियर किया है, यूपीपीसीएस में है, क्लियर करा हुआ है, विदेशों में है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे बुरा काम मैं कर रही हूँ उन सब में, क्योंकि और अगेन वो डबल क्रिटिक वाला याद रखिएगा। बहुत महीन लाइन होती है ना, खुद के ऊपर अहंकार और उसकी, हाँ, तो पर इस वही वजह है। से बैक स्टेप। बट डोंट किल योरसेल्फ फॉर दैट नहीं, कि मेरी नहीं माँ लगी हमेशा लेकिन। बोलती हैं कि अपने ऊपर इतना ज़्यादा वो मत कर लेना कि अभिमानी हो जाओ, तो इट्स ओके, ठीक है, मैं एक कदम पीछे रहूँ तो बेहतर है। मेरे साथ पता है क्या होता है? मेरे साथ होता है कि मैं पहले तो आ जाता हूँ बिल्कुल कि देखा, ठीक है, और फिर कुछ किताबें पढ़ता हूँ, मुझे लगता है मुझे नहीं लगता मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ भी। फॉर एग्जांपल एक विदेशी वो है, साइकोलॉजी में किताबें लिखी हैं, सिगमंड फ्रॉइड। तो उनकी किताब मैंने पढ़ना शुरू की, और ड्रीम्स पे कोई किताब लिखी उन्होंने। तो वो पढ़ते हुए 15-20-30 पन्ने पढ़ गया और समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है क्या लिख रहा है। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, बिकॉज ऑफ द कॉमेडियन थिंग, अंदर से आवाज़ आई, लगता है भैया जी उतने भी इंटेलिजेंट नहीं, इतना भैया जी को लगता है कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने बंद करके गूगल करना शुरू किया, क्या लिखा है, किसी दूसरों की टिकट टिप्पणियाँ पढ़ना शुरू करी। वो कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ा, तब लगा कि हाँ अब मैं पढ़ता हूँ, और फिर मुझे समझ में आ गया, अच्छा ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये वैसी वाली बात हो गई। बट आई थिंक यू डबल क्रिटिसाइज योर सेल्फ, आई थिंक यू डू दैट। एक बात और बताइए, रामायण में एक वो है, सुंदरकांड में एक चौपाई है कि कहाँ गया यार ये, सकल ताड़ना के अधिकारी। नहीं नहीं यार, वो तो बड़ी अच्छी सी है। अब ये देखिए, जेहि पुर दहेउ हतयु सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। जो राक्षस हैं जो जाते हैं वो करने के लिए, कि देखते हैं जब विभीषण चले जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ गुप्तचरों को भेजते हैं ये रावण की, जाइए देखिए कौन क्या चल रहा है वहाँ पे। तो गुप्तचर जब भगवान राम जिस तरह से क्षमा करते हैं, विभीषण को गले लगाते हैं, तो गुप्तचर भूल जाते हैं कि हम राक्षस हैं। जैसे वो भूलते हैं, उनका असली रूप सामने आ जाता है, क्योंकि मंकीज बने होते हैं अदरवाइज वो। तो उनको पकड़ के बहुत पीटा जाता है, तो फाइनली उनको लक्ष्मण क्षमा करके वापस भेज देते हैं। तो वहाँ जाते हैं, वो कह रहे हैं जिसने आपके पुत्र को मारा है, अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं, उनका बल तो थोड़ा है उसे। ये अनबिलीवेबल सी लाइन नहीं लगती आपको रामचरितमानस की? बजरंग बली का बल थोड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि बजरंग बली ने अक्षय कुमार को मारा था। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं लगती, क्योंकि वो उनके सेवक हैं और वो हमेशा अपने आप को नीचे रखेंगे। उनका, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बजरंग बली के पास बल कम है, पर वो उनके सेवक हैं और वो खुद उनको भगवान वो मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं प्रभु श्री राम को। तो इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि वो उनसे ऊपर उठे, वो उनके सेवक हैं, वो उनके पैरों पे ही रहना चाहते हैं। तो जब जो इतना बड़ा व्यक्ति जो है, जो पैरों पे बैठ रहा है, तो जिनके पैरों पे बैठ रहा है उसके पास कितना ताकत होगा, कितना बल होगा, या बल नहीं भी होगा मान लीजिए, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ होगी ना जिसकी वजह से इतना शक्तिशाली व्यक्ति उनके पैरों पे बैठने के लिए मजबूर भी नहीं, चाह रहा है, बिल्कुल, वॉलंटरली बैठ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कुछ तो उसके अंदर ऐसी चीज़ होगी, जबकि उन्होंने दिखाया भी नहीं अभी तक। राम जी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, वो केवल और केवल बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल अच्छे काम करते चले आ रहे हैं। पर क्योंकि सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, सब लोग उनके साथ बैठ रहे हैं, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, सब उनको कोई सेवक अपने आप को बना रहा है, कोई उनको फॉलो कर रहा है, जैसे कि सुग्रीव भी उनके बात सुन रहे हैं, जामवंत बात सुन रहे हैं, 1000 हाथियों का बल था, फिर वो सारी बातें सुन रहे हैं। तो इस व्यक्ति के अंदर कितना पोटेंशियल होगा, कितना बल होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि हनुमान जी को भी कभी ये लगेगा कि मेरी तारीफ़ क्यों नहीं हो रही है, श्री राम की तारीफ़ क्यों हो रही है, क्योंकि वो तो खुद ही उनके सेवक हैं और वो चाहते हैं उसी सिचुएशन में रहना। भगवान राम ने उनसे भी कहा था, सुग्रीव से भी कहा था, जब विभीषण आए थे उनके पास, तो सुग्रीव थोड़ा सा हिचक गए थे कि मतलब ये राक्षस का भाई है, क्यों आया है। तो भगवान राम ने कहा था कि जितने भी राक्षस देख रहे हो मार्केट में तुम अभी, इन सबको तो लक्ष्मण ही निपटा देंगे, मेरी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राइट। तो इट्स ओके, लेट हिम कम। बट डोंट यू थिंक दैट गिव्स यू अ मैसेज कि बी सो गुड इन द क्राफ्ट यू आर इनटू दैट यू डोंट केयर कि सामने से कौन आ रहा है। पूरा रामायण जो है वो सारा मैसेजिंग ही तो है। मैं वही आपसे अभी शुरू होने से पहले भी बोल रही थी, आप जिस भी माइंडसेट में होगे आप उस हिसाब से आप रामायण पढ़िए, हर बार एक नया मैसेज मिलेगा। आप उसमें एक राजधर्म जो बोला जाता है ना हमेशा से, तो राम जी के चातुर्य को दिखाता है ना, कि वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ अवेयर हैं, सेल्फ अवेयर होने की, कि भाई मैं इस धनुष के साथ, नॉर्मल धनुष के साथ ज़मीन पे खड़े होकर, लास्ट में उनके पास आया था रथ, जब रावण से युद्ध हुआ था तब इंद्रदेव ने अपना रथ भेजा था, तब तक उन्होंने ज़मीन पे खड़े होकर युद्ध करा था। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ही उनको पता है कि उनके पास क्या है, कितनी मादा है, कितना उनके पास कौशल है, और उसका उनको घमंड भी नहीं है।
वो हम्बल होके ही बात करते हैं वो, और उनकी युद्ध नीति देख लीजिए, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, सारी कितनी अच्छी है कि जो भी बात करने के लिए आ रहा है, लेट हिम स्पीक, वील डिसाइड लेटर। और मुझे चूंकि इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, अपने बल पे, I'll sit alone with him. हाँ मतलब आई डोंट केयर कि सामने से कौन आ रहा है, जो भी होगा वील फिगर आउट। बट अभी तो राजधर्म ये कहता है, ये पॉलिसी ये कहती है, लेट हिम कम, लेट मी फिगर आउट ये वो क्या बात कर रहा है। और जब आपने बोला कि वो जो राक्षस थे वो अपने असली रूप में आ गए थे, वो असली रूप में नहीं आए थे एक्चुअली, वो तारीफ करने लग गए थे राम जी की, वाह 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 ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब सबने सोचा, सारे वानरों ने सोचा कि अरे राम जी तो ऐसे ही हैं, ये तो कोई नई चीज़ करी नहीं है, तो हम देखते चले आ रहे हैं, इसमें क्यों तारीफ कर रहा है। ओ इस तारीफ कर रहा है क्योंकि इसने पहली बार देखा है, क्योंकि अभी तक तो रावण के साथ रहता था, रावण ऐसा करता नहीं था। तब उसको पकड़ाया जाता है, वो सारे लोग पकड़ा जाते हैं कि अच्छा ये कोई और है, वो असली रूप। तब वो लोग बताते हैं कि हम उनके भेजे हुए दूत हैं, मतलब जासूस हैं। लक्ष्मण तो प्रॉपरली, सुग्रीव तो कहता है इनकी नाक कान काट दो, पर लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं नहीं इनको भेज दो। एक्चुअली जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में हमेशा एंग्री यंग मैन लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। अच्छा वाल्मीकि रामायण में राम जी को क्रोध आता है हर बार। अच्छा मतलब रिलेटिवली अगर देखा जाए तो राम जी को ज़्यादा क्रोध आता है और लक्ष्मण जी उनको शांत कराते हैं। अच्छा जी। हाँ लक्ष्मण जी शांत कराते हैं। चलिए एक मुद्दा और उठाते हैं जिसका वर्णन रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म ने उन्होंने करा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करा है। शंभुक नाम का एक व्यक्ति है। मैं शंभुक वध पे बात नहीं करती हूँ इसलिए क्योंकि मैं उसको प्रक्षिप्त मानती हूँ। प्रक्षिप्त मतलब प्रक्षिप्त जबरदस्ती डाला मतलब गया। हाँ जी, बाद में ऐड करा हुआ। मैं इसमें कैसे, किसने करा? बाद के राइटर्स ने। अच्छा आप उसमें आप उनकी संस्कृत भी देखेंगे तो दैट इज़ नॉट द सेम संस्कृत जो कि आगे लिखी गई है, जिसमें पूरी एक जो उत्तरकांड लास्ट में जो लास्ट बोला में हुआ है, हाँ। उसी में शंभुक वध भी है, उसमें ही सीता परित्याग भी है, और वो दोनों की लैंग्वेज ओरिजिनल लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग मिलती है। तो इस विषय को Who मैं will do it and प्रक्षिप्त why? जो हम बात कर रहे थे कि कंफ्यूजन पैदा करना, गैप्स को बड़ा करना। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका भी नाम नहीं लूंगा, प्रथम प्रधानमंत्री साहब थे, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, बहुत ही वाहियात किताब थी, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया तो उस किताब में वो लिखते हैं एक जगह पे कि जो गजनावाला महमूद है वो आर्ट को बहुत प्रेस करता है, स्पेशली इसको जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उनको, क्योंकि वो एक लेटर लिखता है गजना में, जब वो पहली बार मथुरा को देखता है तो लेटर लिखता है कि ओ माय गॉड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, लाखों दिनारे दे के 200 साल तक लगेंगे तब भी ऐसी बिल्डिंगें हम नहीं बना सकते। ही राइट्स दैट लेटर बट इन दिस एंड ही स्टॉप्स। प्रथम प्रधानमंत्री उसके आगे लिखते हैं, देखिए इससे पता चलता है वो कितना बड़ा आर्ट का प्रेमी है। उसी लेटर के अगले नहीं लिखते वो और मैंने इस सब को जला के राख कर दिया है, वो लिख रहा है लिटरली, मतलब इट्स नॉट कि 4 लाइनें बाद भी नहीं लिख रहा है, उसी लाइन में अगले नहीं ये लिखता है। तो हमारे पीएम साहब वो भूल जाते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई इस तरह से सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव तो है ही, सिलेक्टिव थिंकिंग हमेशा सिलेक्टिव जो सेगमेंट्स हमेशा से पिक करे जाते हैं। जो बी आर चोपड़ा की रामायण बनी है, जो ये अभी वाली नहीं, वो BR चोपड़ा महाभारत, महाभारत, हाँ। सॉरी महाभारत बनी है, अभी वाली लेटेस्ट वाली महाभारत बनी है, लेटेस्ट वाली महाभारत क्या है? स्टार प्लस वाली महाभारत जो अच्छा, बहुत I चली haven't है। seen, I haven't seen. नहीं आई थिंक बी आर चोपड़ा के बाद सबसे ज़्यादा महाभारत वही चली है। काफ़ी अच्छा दिखाया है, जो विजुअली काफ़ी सुंदर है। अच्छा, आई हैवंट सीन इट। Yes, शायद मेरे दिमाग में ना प्रॉब्लम हो गई, लाइक आई जस्ट वो सेट हो गया, उसके बाद नीतीश भारद्वाज के अलावा कोई कृष्ण समझ में नहीं आता नहीं था। ये कृष्ण जो है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट वो कृष्ण बहुत सारे में विष्णु जी बने हैं। जितने भी पौराणिक सीरियल आते हैं, विष्णु जी और मोहित रैना शिव जी वही बनते हैं अभी तक। बीच का एक कुछ 6-7 साल का पीरियड था जिसमें विष्णु जी वही बन रहे थे जो कृष्ण जी उसमें बने थे। मोहित रैना क्योंकि शिव जी वाले में वो शिव जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं, शानदार लगता है Yes, बंदा, ऐसा yes, लगता है कि हाँ शिव yes, जी होंगे तो ऐसे ऐसे ही ही दिखते होंगे। पर शिव जी को अगर आप याद करो, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मुझे ऐसा लगता है भगवान शिव जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ के? हर चीज़ के, हम्बलनेस के। मतलब हम्बलनेस ये कि प्रभु मुझे आपका सिर चाहिए, हाँ कोई बात नहीं, ले जाना है, बिग डील। भोलेपन के हैं, इसीलिए उनको भोले बाबा बोला जाता है। और मुझे humble ऐसा भी तो लगता है है ना। मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी ने ना बिना सोचे समझे बहुत सारे वरदान दिए हैं, बिना सोचे That's the समझे। best way to do it. और फिर सारे कांड हो जाते थे, फिर विष्णु जी आते थे, उनको मतलब कह रहे अरे बाबा आपने क्या कर दिया है, इसको नहीं देना था, ऐसा नहीं करना था। फिर आते थे, फिर उनका चीजें मैनेज करते थे। तो ही ऑलवेज मैनेजेस, और भोले बाबा तो वरदान देके ओके डन, अब वो गंद मचा रहा है राक्षस। और उसमें भी था ना शायद, जो लंका में जो भगवान शिव ने जब लंका भगवान शिव के लिए कुबेर ने बनाई थी, और भगवान शिव को पता था कि रावण ही लंका मांगने वाला है मुझसे, ठीक है, तो और उसकी नियति पे भी रावण हैड वेरी बैड कैरेक्टर है। माता पार्वती पे भी नियत खराब हो गई उसकी, कि मतलब अब तो मुझे ये लेडी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि इसका आंगन में नहीं करेंगे, इसका हम गृह प्रवेश, इसका गृह प्रवेश बाहर करेंगे। हम पुश करके ले आए कि मुझे पता है कुछ ना कुछ मांगने वाला है, तो इसलिए उन्होंने बाहर करवाया। फिर जैसे ही उसने मांगा, उन्होंने बोला सी आई टोल्ड यू।
इट वाज लाइक मोर ऑफ अ हस्बैंड वाइफ नहीं होते जहाँ पे देख मैंने तेरे को पहले ही बोला बोला था था। कुछ ना कुछ कांड करेगा ये, देख अब ये मांग लिया, अब चल वापस चलते हैं जहाँ से आए थे अपन। पर डोंट यू, मुझे मेरे पिताजी याद आते हैं। मेरे पिताजी ऐसे ही, एक मेरे पिताजी के पास एक व्यक्ति आया कि बेटी की शादी करनी है और ये है, वो पिताजी के पास पैसे नहीं थे, मम्मी की चेन मंगवा ली, गोल्ड की चेन, उसको दे दी कि किलो जाके अपनी बेटी की शादी करवाओ। मुझे अभी भी याद है वो दिन कि लाइक लिटरली गेव मम्मी गोल्ड की चेन जाके बेटी के साथ। वो तो मेरे कजिन ब्रदर्स थे, वो लेके जा भी रहा है, तो मेरे कजिन ब्रदर भागते भागते पीछे से गए उसे चेन के, पागल है क्या तू, किसी की चेन उठा के ले आया है, वो आदमी इमोशनल है तो किसी को बेवकूफ़ बना लेगा तू, तो उससे वापस लेके आ गया वो लोग। बट मैं फादर वाज लाइक दैट कि हाँ मांग लिया तो कोई बात नहीं, मांग रहा है बेचारा गरीब है। मेरा माय हस्बैंड इज लाइक दैट। अच्छा, मैं उसको रोकती हूँ, "अरे पागल हो, क्या कर रहा है?" कंट्रोल उदय, बट मेरा सवाल वही लगता है कि मतलब ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते ना दुनिया में। They are ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते, तो इसीलिए आपकी माता जी विष्णु जी का काम करती होंगी। हाँ, मम्मी करती थी नो हाँ, डाउट। तो करना पड़ता है। और मेरे पिताजी ऐसे ही थे, लगातार ऐसे ही हरकतें वो करते जाते थे, एक से एक। जैसे अपने भाइयों से वो हो रहा है जो ज़मीनों के बंटवारे नहीं होते कि ये वाला भैया, ये वाला हाँ कोई बात नहीं मैं ये ले लूँगा, नो इश्यूज़। यू नो इट वाज लाइक कि हमको दिख रहा होता था कि ये स्टूपिडिटी है, पर वो बोल रहे थे, हम लोग लाइक ठीक है कल बिग डील कर लेंगे। तो मैं देख रहा था कि मेरे पिताजी वाज फेमस इन माय विलेज कि यू कैन फूल हिम एनी टाइम इफ़ यू वांट टू। और जो लोग चालाक थे, जैसे मेरे पिताजी के नाम पे मैंने 51 फीट की बजरंगबली की मूर्ति स्थापित करी गाँव में। और जो चतुर चालाक थे वो कब मर गए, कहाँ गए, किसी को नहीं पता। अंतर देख रही हैं आप कि वो 200 साल तक रहेंगे, जब तक वो मूर्ति रहेगी तब तक वो रहेंगे वहाँ पे, ठीक है, उनके नाम से बनी हुई है। और जो चतुर चालाक थे वो कहाँ गायब हो गए, नो आइडिया। दैट्स द डिफरेंस आई गेस। शायद ये अंतर होता है कि जो चतुर चालाक होते हैं, मतलब जो नहीं मांगते। मेरे पिताजी जब अपने लास्ट स्टेज में पहुँचे थे तो ऐसा था कि मतलब मैंने उनसे कितनी बार पूछा, अपने से पूछा, सर्वेंट से पूछवाया और लोगों से पूछवाया, कोई इच्छा हो कुछ तो। लाइक नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये वो लोग ऐसे हैं जिनको मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, और चांसेस हैं पूरे कि ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है जिनको उसकी भी इच्छा नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं, वो भी नहीं चाहिए, बिग डील, वो भी नहीं चाहिए। तो चांसेस पूरे हैं कि ऐसे लोगों को ही मोक्ष मिलता होगा जिनके मन में मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। तो वो उस लेवल पे थे कि उनके मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती थी। वो बहुत गुस्सैल आदमी थे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। शिव ठीक जी है। भी गुस्सैल थे। हाँ, बहुत गुस्सैल आदमी थे मतलब वो। हैं, शिव जी भी गुस्सैल हैं। हाँ कुछ लोग आपको इसी पे वो कर देंगे। थे, कैसे बोला? एक अभी से एक और ले लेते हैं, बिकॉज अभी क्या हुआ है पता नहीं आप उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी जो इजराइल और हमास का शांति हुआ है, उसमें एक लड़का था जोशी करके, जो इंडियन था, बट ही वाज, उसकी डेड बॉडी आई है, बाकी लोग छोड़ दिए गए हैं, बट उस व्यक्ति की डेड बॉडी आई है। तो मेरे मन में आया कि क्यों। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बाकी के अब्राहमिक थे, ही वॉज द ओनली वन हु वॉज द रियल काफिर। वैसे एक्चुअली मैं इस पे नहीं जाना हाँ, चाहूँगी, हाँ। बट बहुत सारे इजरायलियों को भी मारा है, ट्रू, आई एग्री। पर अभी जो हुआ है, जो लास्ट हाँ, सारे जो फ्री last करे 20 गए लोग हैं। फ्री हाँ, हुए फ्री हैं, हुए हैं। he was the only one who was dead and recently dead। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं जानकारी थी इस विषय में हाँ, हाँ, कि हाँ, कोई हाँ। हिंदू भी था उसमें। हाँ, वो था, I was- उसकी डेड बॉडी आई है, तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया था। आपको क्या लगता है अभी जिस तरह से चल रहा है इस दुनिया में, जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं हमारे रिलीजन के ऊपर, और जिस तरह से हमारे रिलीजन के लोग ओवर लिबरल बन चुके हैं, हाँ, हाँ। ओवर लेफ्टिस्ट हो चुके हैं, या ओवर अकोमोडेटिंग है, इट्स लाइक पुष्टि नहीं कर पाऊंगा खबर की, बट एक जेएनयू की लड़की ने कहा कि आई वॉज मोलेस्टेड बाय अ गाय फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, बट आई डिड नॉट रिपोर्ट बिकॉज इनके साथ तो ऑलरेडी बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा, लिटरली शी सेड इट कि आई वाज मोलेस्टेड बाय अ गाय फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, बट मैंने इसलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि इतना बुरा ऑलरेडी हो रहा है इनके साथ। तो अब ट्विटर पे बोला या फिर चैनल पे बोला किसी? ये शायद 3 साल पुरानी बात है। अच्छा, शी सेड दिस। Okay. ये वहाँ पे भी हुआ, जर्मनी में हुआ। दिस गर्ल। जर्मनी तो मतलब आप देख नहीं रहे हैं यूरोप का क्या हाल हो रहा हाँ है, हाँ हाँ हाँ, क्या बर्बादी हो गई है। बिल्कुल। आप यूके को देखिए ना, हाँ हाँ, कितने मोहल्ले ऐसे हैं हमारे यहाँ जहाँ पे क्रिकेटर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, हमें तो वहाँ सुख मिलेगा। उस तरफ मत जाइए, क्योंकि मैं घर पे बहुत बात करती हूँ इस विषय पे कि दिस इज आउटराइट स्टूपिडिटी। रॉन्ग, और आई थिंक दे विल रियलाइज इट लेटर। और द कम्युनिटी और द काउंटी दे लिव इन, अभी तक वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहुंची नहीं है, बट हाँ, पहुंच जाएगी बहुत पहुंच जल्दी। जाएगी। जिस तरीके से ऐसे फंगस की तरीके से चीज़ें बढ़ रही हाँ हैं, हाँ हाँ, बहुत जल्दी से आई बढ़ लाइक दिस जाएगी। फंगस थिंग। बट मुझे एक और बताइए, जो जर्मनी में एक लड़की ने इन द पार्क, शी कंप्लेन दैट 6 पीपल रेप्ड मी, गैंग रेप मी, ठीक है, ऑल ऑफ देम वर वाइट। तो पुलिस ने बोला कि ठीक है, उन्होंने क्या किया, आसपास जो भी लोग थे 6 लोगों को उठा लिया, पर उनको पार्क के बाहर से उठाया, ठीक है। पार्क में उस समय 6 अरबी लड़के घुसे थे केवल, मतलब वही गए थे पार्क के अंदर और कोई नहीं गया था। तो पुलिस भी कंफ्यूज थी कि ये वाइट बोल रही है, लेकिन 6 लड़के तो यही हैं, जो सस्पेक्ट्स तो यही हैं।
जब पुलिस ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा तो उसने बोला हम सॉरी, मुझे लगा ये लोग बहुत सताए जा रहे हैं। आई मीन ये वाला पर्सपेक्टिव मैंने पहली बार सुन रही हूँ मैं कि ऐसे ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि आई एम सॉरी ये लोग ज़्यादा परेशान, मतलब ये लोग सताए जा रहे हैं सताए जा इसलिए रहे मैं हैं, नहीं कंप्लेन इसलिए मुझे करूँगी। फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब मैं तो फिर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी ना, जब आपको मॉलेस्ट किया गया है एंड आप इस चीज़ से परेशान थी कि जो मॉलेस्टर है वो ऑलरेडी मॉलेस्ट हो रहा है बेचारा, उस मॉलेस्टेशन की वजह से मुझे मॉलेस्ट कर रहा है, तो आप क्यों बात कर रहे हो? आप ठीक है, यू आर फाइन विद इट, बी फाइन। आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक कंप्लेन ही क्यों करनी चाहिए, एग्जैक्टली क्यों मैं फंसा वही दिया बोल तुमने? रही हूँ, वो बेचारे 6 लोग जो 6 बाहर गोरों क्यों घूम रहे फंसा हैं लिया उनको तुमने? क्यों फंसाया? हाँ हाँ। बी फाइन विद दैट मॉलेस्टर। एक बात देखना जर्मनी वाला, बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी श्योर, माइग्रेंट रेप क्लेम है ना ये ना। हाँ, इस तरह के आपको बहुत सारे मिलेंगे आपको कि मतलब, अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम लोग इतने पतित शब्द का प्रयोग करूँ मैं किस चीज़ के लिए? कि मतलब वी लिटरली पे फॉर आवर डिस्ट्रक्शन, द रिलीजन लाइक आवर्स, इवन क्रिश्चियनिटी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, यहूदी थोड़ा संभल गए हैं, वी लिटरली लाइक कि ठीक है, यू नो, गेट इनसाइड आवर होम्स एंड डिस्ट्रॉय अस, वी लव इट, व्हाई इज दैट? मैं तो केवल हिंदुइज्म की बात करूंगी मैं। चलिए हमारी हाँ। काफिरों असली काफिरों की बात करते हाँ, मैं बाकी की मैं हैं, द रियल क्रिश्चियनिटी इन्फिडेल। मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे टी शर्ट लिखा द रियल इन्फिडेल, टैटू करवा लीजिए। द रियल इन्फिडेल, हम हैं असली काफिर। क्रिश्चियनिटी की बात भी नहीं करूंगी, आजकल भारत में भी बहुत हाँ चीज़ें चल रही है। हाँ बट ये वो है भारत में जो जो क्रिश्चियंस हैं भारत ऐसे टारगेट पे है बिल्कुल क्योंकि है। 2 ही लोग टारगेट पे हैं, एक तो ज्यूज और दूसरा अपना भारत के। भारत इसलिए टारगेट पे है क्योंकि ये उनका लास्ट बैच है जो आज तक कन्क्वेयर नहीं कर पा रहे हैं, जूस भी नहीं कर कोशिश पाए होती ना, है। थोड़े से बचे लेकिन आज भी रिटेलिएट हाँ, करते हैं। हाँ। हम हैं आज भी Jews रिटेलिएट will करते nuke हैं। you. Don't mess with them. एग्जैक्टली। They will nuke you. I mean जैसे कई लोग कह रहे थे हम मिलके हमला कर देते हैं, bro don't do that. मतलब यहूदी don't- इकलौते ऐसे हैं हाँ। जो बटन दबा देंगे भाई, उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे, ये है उनके साथ। थोड़े से बचे हैं और हर हाल में सरवाइव करने का उनका वो है कि करना ही करना है। बट डोंट यू थिंक कि होना भी चाहिए? होना भी चाहिए, बिल्कुल होना पर चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू मैं ये नहीं कह रही हूँ बटन दबा देना चाहिए, बट मैं ये कह रही हूँ सर्वाइवल मोड में मैं तो रहना कह रहा हूँ चाहिए। अगर यहूदियों के ऊपर जबरदस्त हमला होता है तो बटन भी दबा सकते हैं, मेरी तरफ से उन्हें पूरा वो है समर्थन। नहीं बटन दबा देना चाहिए मुझे, आई डोंट माइंड, अगर इतना कोई आपको परेशान कर रहा है तो आई डोंट माइंड। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि उन लोगों को अपना इतिहास पता है, सही इतिहास पता है। वो लोग इस इमोशन में इसलिए रह पाते हैं, बच्चा इस इमोशन में इसलिए रह पाता है क्योंकि उनको अपना इतिहास और अपने ऊपर हुए अत्याचार भूलने नहीं दिए जाते हैं। उनको उनका एक टेम्पल है और एक म्यूज़ियम है जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी गई हैं जो कि डेली बेसिस पे दिखाई जाती हैं, जहाँ पे कोई भी मॉक नहीं कर सकता है, कर नहीं सकता है का मतलब वो इतना ज़्यादा उसको इतना रिस्पेक्ट करते हैं। भारत में क्या चीज़ें रिस्पेक्ट होती है? भारत अपने इतिहास बच्चे को क्या पढ़ा रहा है? टीपू सुल्तान महान था, तैमूर क्या पढ़ा रहे हैं? और जब तक हम अपने इतिहास को और अपने जितने भी लोग शहीद हुए हैं अपनी हिस्ट्री पे, अपने इतिहास पे गर्व नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को जिंदा क्यों रखना चाहेंगे? अपनी कल्चर, अपने ट्रेडिशन से हम क्यों प्रेम करना चाहेंगे? क्यों हम चाहेंगे कि नहीं वी आर द वन, वी वर द लीडर्स, या जो भी लीडर्स भी मतलब रहने दीजिए। अगर आपको एक हिंदू होने में गर्व नहीं होगा तब तक आप हिंदू के सर्वाइवल या फिर उनकी रक्षा करना क्यों चाहेंगे? आप हर तरफ फ्लूइडिटी चाहेंगे। आपको अगर फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपके हिंदू होने पे मैं हर चीज़ से न्यूट्रल हूँ, ऐसा तो नहीं चल सकता है और ना चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा होते होते क्या जूस की क्या हालत हो गई है। मुझे वही मुझे हिंदुओं का भी होता नजर आ रहा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2 ऑप्शंस लगते हैं मुझे, या तो पूरे विश्व के अलग अलग शहरों में छोटे छोटे पॉकेट्स में मिलेंगे आपको हिंदूज, या फिर क्या होता है कि हिंदू भागता बहुत है, लाइक यू नो कश्मीर से निकल ले रहा है, पश्चिम बंगाल से निकल ले रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, भोपाल के पास मिडिल ऑफ इंडिया वही है, चारों तरफ से भाग भाग के भोपाल के पास कहीं जाके ऐसे सब लोग टिक जाएंगे कि ब्रो ये रहा मिडल, अब यहाँ से कहाँ भागेंगे, क्योंकि एवरीवेयर यू सी दे जस्ट लीव कि हमें शांति से जीने, तो हम जा रहे हैं यहाँ से। पर हिंदू की भी एक लिमिट होती है ना, एक समय तक ही झेलता है, फिर तो उसके बाद खड़ा ही होता है ना, फिर तो डू और डाई वाली सिचुएशन आती है। दिख रही है? अभी नहीं दिख रही है, पर ऐसा इतिहास में भी हुआ है ना कि एक समय तक ही झुका है, फिर उसके बाद खड़ा हुआ है, फिर हिंदू एक साथ आ ही जाते हैं। देखिए कब जागते हैं। मैं यही बोल रही हूँ कि जो इस तरीके की सोशल कैपिटल वाली चीज़ है, जो सोशल कैपिटल हमारे पास है भारत में, कि हमारे पास रिलेशंस बहुत हैं, माता एक परिवार का स्ट्रक्चर है जिसमें लोग बंधे रहते हैं, जो वेस्ट में नहीं है, और इस स्ट्रक्चर की वजह से ही हमारे अंदर बहुत सारे जो एक्चुअली हिंदू होने का जो चीज़ है वो इन्हीं रिलेशंस की वजह से जीवित रहता है, कि इमोशनली हम लोग डिपेंडेंट हैं, जो कल्चरल चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशन चली आ रही है, वो सारी चीज़ें हैं। पर अगर ये सारी चीज़ें टूटती चली गई, अगर हम
एकल परिवार और भी ज़्यादा एकदम न्यूक्लियर से भी एकदम एक बंदा हाँ वैसे होते चले गए, नहीं शादी ही नहीं करनी है मुझे, तो शादी ओवररेटेड है, बच्चे ओवररेटेड हैं, अगर ये सब होता चला गया तो फिर बहुत बुरा है मतलब हम लोगों के लिए। तो वो अब एक्चुअली रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। हमारी फर्टिलिटी 1.7 पे जा चुकी है, विच इज़ नॉन रिटर्नेबल। मुझे ये नहीं पता कि मुझे आप जो नंबर्स दे रहे हैं, मुझे नंबर्स का तो नहीं पता, लेकिन आजकल मैं अपने आसपास के परिवार में ही देखती हूँ, या तो बच्चा एक कर रहा है या तो बच्चा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? चाचा मामा मौसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दे रहे हैं। हमारे तो 3-3 4-4 मौसी हुआ करती थी, 3 मामा हुआ करते थे, पापा के 4 भाई हुआ करते थे, तो ये चाचा बाबा हैं, ये बाबा हैं, वो ताऊ हैं, ये सारे रिलेशंस तो होंगे ही नहीं, खत्म ही करना चाहते हैं। खत्म हो गए हैं। तो फिर आप किस तरीके से एक साथ खड़े होंगे? वो इमोशन ही नहीं होगा, वो प्रेम ही नहीं होगा, वो परिवार का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। तो जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो कुटुंब इस परिवार, और परिवार का कॉन्सेप्ट ही खत्म करे दे रहे हैं, तो फिर कैसे वो चलेगा काम? बट डू यू थिंक दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज हमने महिलाओं को बहुत अधिकार दे दिए हिंदुओं ने? महिलाओं को अधिकार हमेशा से थे, महिलाओं के अधिकार हमेशा से थे। तो आपको नहीं लगता कि मतलब महिलाएं ही मना कर रही हैं इसलिए? क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है, एक मैंने मुझे ऐसा लगता है कि अध्ययन की कमी है और सही तरीके से नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम है। आपाधापी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं मना करती हैं, मेरे जानने में 2-3 लोग ऐसे हैं जो महिलाएं चाहती हैं, उनके हस्बैंड, उनके बेटर हाफ या जो भी हाफ आप बोलिए, स्पाउसेस मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं करना, आई एम नॉट रेडी, आई वॉन्ट टू ट्रैवल। ये एक नया जुमला आ गया है, आई वॉन्ट टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द दे वर्ल्ड। कैन गेट स्पर्म फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, राइट? नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट स्पर्म ना, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, फिर घूमना कम हो जाएगा, क्योंकि पैसे उधर चले जाएंगे। अच्छा, तो ये है मतलब कि पैसों का कॉन्सेप्ट है कि इतने पैसे कैसे मैनेज हाँ, होंगे, मतलब कि बच्चा मैनेज कैसे कैसे होंगे। पलेगा। हाँ, मुझे वो तो मेरे माँ बाप के 7 बच्चे थे, सब पल गए। मैं वही बोलती हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है IB बोर्ड पे पढ़ाएं, इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। आपका बच्चा KV से भी अच्छा पढ़ लेगा, और मतलब आप उनके बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। और आज तक हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ते चले आ रहे हैं। आजकल के ऐसे केवल बिल्कुल आकाश तोड़ने वाले बच्चे नहीं होंगे। आजकल के जो बच्चे जो IB बोर्ड में पढ़ रहे हैं या फिर जो वैसे पढ़ रहे हैं, वो थोड़े से ज़्यादा ही सॉफ्ट है, ओवर सॉफ्ट है। उतने सॉफ्ट होने नहीं चाहिए बच्चे, पिटने चाहिए बच्चे, नहीं तो कैसे संस्कार आएंगे, कैसे वो आएंगे? आपने इसकी लिटरली प्रमोट की पिटाई होनी चाहिए बच्चे। बिल्कुल, मैं लिटरली प्रमोट कर रही हूँ कि अगर सही समय पे नहीं मारा गया तो बच्चा गलत तरफ जाएगा, बच्चा उसको हथियार बनाएगा, बच्चा इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। मेरी माँ, हम लोग कभी भी गिरते थे, मेरी माँ कभी, हाँ चोट लग गई, अब दर्द तो होगा, मतलब हु करके मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, दर्द बेटा होगा, ये जब तक भरेगा नहीं तब तक दर्द होगा, यू ओनली हैव टू मैनेज एंड यू ओनली हैव टू बियर दिस पेन। तो आजकल जो एकदम बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, कितना मैं न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ती हूँ कि अगर टीचर्स ने मारा तो पेरेंट्स टीचर के पास पहुँच गए, उनको एक्सपेल करा दिया, बच्चा पिटेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे? हम लोग नक्ल्स में मारा जाता था, स्टिक खड़ी करके, वो स्केल, पैर ऐसे बीच में ऐसे करके दबा दिया जाता था। किस स्कूल में पढ़ी है? तो लिटरली आई वांट टू मीट द टॉर्चरस टीचर्स यार, पहले नए-नए तरीके ढूंढ के ला रहे हैं। कम ऑन, ये सब आपके साथ भी होता होगा, यू आर जस्ट बीइंग लिबरल। आई एम नॉट बीइंग लिबरल, आई एम जस्ट टेलिंग। मुझे मैं आप नहीं पिटे हैं बचपन में? पूरे स्कूल में, ठीक है, आई वाज गुड इन स्टडीज। मैंने यूपी में मेरी 9th रैंक थी यूपी बोर्ड में, तो ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। पर सुनिए, तो आपने IIT से MTech किया ना? हाँ जी, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई छोड़ दी, सेकंड ईयर में पढ़ाई नहीं करा, मैं अंडर ग्रेजुएट अभी भी। तो ये अंतर है ना कि आपकी तरह मेरी पिटाई होती तो शायद मैं भी कुछ और करता। नहीं, मैं ये नहीं बता रही मेरी पिटाई हुई, मैं ये बोल रही हूँ मेरे स्कूल में पिटाई होती थी। मेरे से डिफरेंस, मैंने देखा है, मैं पिटी नहीं हूँ इस तरीके से। नहीं, मेरी पिटाई हुई है, केवल मुझे एक बार थप्पड़ पड़ा हुआ है जोर से, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने टीचर को वो मार दिया था वैसे, कागज़ लपेट के। ठीक, मारा नहीं था, मतलब मैं स्टाइल मार रहा था, उसमें फेंक गया वो गलती से, तो वो लग गया उसको, यहाँ पे लग गया, तो पीछे मुड़ा तो मैं ही फेंक रहा था, उसने स्लैप में। वो याद है मुझे, और 1-2 बार शायद डस्टर से सर पे मारा है बस, वरना पिटाई नहीं हो रही। मैंने वैसे IIT से अपने रिसर्च एसोसिएट थी, मैंने वहाँ पे करा है, मास्टर्स मैंने GP से करा है, और मेरे कुछ डिप्लोमास हैं जो IIT से हैं। अच्छा, हाँ। बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत ज़्यादा ही। तारीफ ही कर रहा हूँ। अगेन यू लुक एट मी विद दोस आईज की, आर यू? मैं कह रही हूँ ओके, थैंक यू। अगेन व्हिच आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, चेंज दैट। चलिए, मैं एक मेरा थॉट है इस पे, मैं पूछता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, बताइए। कि महिलाओं ने वो प्रतिबद्ध थी परिवार को लेकर के, हाँ। बच्चे को लेकर के, घर को लेकर के, तो उनको जो समाज है, इंक्लूडिंग विमेन, जो उनसे पुरानी महिलाएं थी, दे सेड करती ही क्या हो तुम, ऑल ऑफ देम। हस्बैंड भी बोलते थे करती ही क्या हो तुम, सबने ये करा उनके साथ में। ब्राह्मण जो समाज को लेके परेशान रहता था कि समाज किस दिशा में जा रहा है, उनको समाज ने बोला तुम करते ही क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड, उसमें परेश रावल वाली, उसमें कहा जाता है कि पंडित जी एक मंत्र का अर्थ बताइए, 10 रुपये लीजिए। मजाक उड़ाया गया था। मेरे संग गधे, तू संस्कृत सीख ले, अर्थ पूछने की जरूरत ही नहीं है, तू खुद ही समझ जाएगा क्या कह रहे हैं। भाई संस्कृत इज अ लैंग्वेज, राइट, तू ही सीख ले, मंत्र का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है।
तो जब ब्राह्मणों को बार बार इस बात पे प्रताड़ित किया गया और ताने दिए गए कि तुम हो कौन हमारे ठेकेदार बनने वाले, महिलाओं के साथ भी यही हुआ, उनको बड़े ताने दिए गए, प्रताड़ित किया गया और ताने दिए गए कि तुम करती ही क्या हो, दोनों ने छोड़ दिया। और अब जो समाज आपको दिख रहा है वो उनके ही द्वारा छोड़ा गया समाज है जो इतना विकृत है। डू यू एग्री? आई एग्री। मैं 100% सहमत हूँ, पर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गालियाँ तो पड़ती हैं, पर समाज की बेहतरी हमेशा से हम सोचते चले आए हैं और वो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि घर वापसी हो रही है कहीं ना कहीं इस चीज़ में कि लोग वापस से, आप देखिए, ऑटोमेटिकली वो काम होने लग जाता है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था ना कि मैं ये काम करूँगी, और आज मैं ये काम कर रही हूँ। ये कोई फोर्स्ड नहीं है। मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी, मैं मार्केटर थी, मैं वीपी थी, 12 साल का एक्सपीरियंस है। लाइफ में मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूँगी, पर आसपास का परिवार सोच, भले ही हम लोग एक्टिवली ये काम नहीं कर रहे हों, महिलाएं एक्टिवली ये काम नहीं कर रही हूँ, पर उनके मन में ये वो चीज़ कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, और उनको डायरेक्शन देना या अच्छी बातें बताना वो कहीं ना कहीं या तो मेरे परिवार से आ रहा है, क्योंकि मेरी माँ टीचर रही हैं, मेरे घर में सब लोग टीचर प्रोफेसर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली निकला है और हमको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और गालियाँ तो देखिए पड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अन्याय भी हो रहा है, पर हमने कभी कुछ ऐसे पाप करे होंगे हमारे पूर्वजों ने, जिस चीज़ का कर्म हम, उनका प्रारब्ध आज चल रहा है हमारे साथ, तो उसके लिए भी मैं मना नहीं करती हूँ। गलत भी करा है और गलती की सज़ा भुगतना भी पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने के लिए मार्गदर्शक हो वो ब्राह्मण है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। क्योंकि कास्ट पे मैं यकीन नहीं करती हूँ कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। जो समाज सुधार का काम करे वो एक ब्राह्मण है, जो ज्ञान की बातें करे वो एक ब्राह्मण है। समाज में जो ब्राह्मण का नाम गंदा कर दिया है, ये मूवीज़ ने किया है। जैसे कि आपने ओ माय गॉड का नाम लिया, पंडित जी को आप हमेशा देखिए, वो मैं 90s की मूवीज़ से देखती चली आ रही हूँ, सबसे ज़्यादा खिल्ली उड़ने वाला पात्र जो होता था वो एक पंडित होता था। उसकी कभी चोटी जी ऐसी जी घूमी जी, हुई बिल्कुल है, बिल्कुल, वो हाँ। कभी मारा जा रहा है, वो कभी उसकी मतलब धोती को लेके मजाक उड़ रहा है, उसको कुछ आता नहीं है, वो मूर्ख है। तो इस चीज़ को लेके ये, और टीवी मूवीज़ ये बहुत व्यापक असर डालते हैं। बहुत जितना ज़्यादा, हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। जैसे बिल्कुल। कर्ण की बात है, कर्ण अच्छा इसीलिए है क्योंकि वो टीवी पे अच्छा है, मूवीज़ पे अच्छा है, उसको वहाँ विक्टिमाइज़ करा गया है। वैसे ही ये जितना भी चीज़ें आई हैं ये टीवी और मूवीज़ से ही आई हैं। और तो मूवीज़ में थोड़ा सा इस चीज़ का सुधार होना चाहिए कि हम किस एंगल से देख रहे हैं। हम ब्राह्मण को ब्राह्मण मत बोलें, जो काम अच्छा कर रहा है उसको ब्राह्मण बोलें। और ब्राह्मण ही क्यों बोलें, कुछ और बोलें। और लोगों को जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। क्यों उसको ब्राह्मण ही बोला जाना चाहिए? अभी तक ब्राह्मण बोला जा रहा था। अगर आपको इस शब्द से ही चिढ़ है तो कुछ और नई संज्ञा दे दीजिए। पर ऐसे लोग समाज में ज़रूर होने चाहिए जो समाज को डायरेक्शन दे पाए और सही डायरेक्शन दे पाए, और लोगों का उन पर विश्वास हो। क्योंकि जैसी बात हुई ना कि जैसे जूस के साथ हुआ, वो नहीं होना चाहिए। और वो समाज, वो चुने हुए व्यक्ति वो होने चाहिए जिनके पास एक्चुअली बुद्धि हो। जब व्हेन आई एम सेइंग बुद्धि, जो राम जी के पास बुद्धि थी कि आ जाओ, हम देख लेंगे, मेरे पास, मुझे पता है कि आई हैव स्किल्स। तो स्किल सेट इंपॉर्टेंट होता है। तो वो समाज को रीडायरेक्ट या डायरेक्ट करने वाला स्किल सेट वाले लोगों को वहाँ पे वो जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जो कि अभी थोड़ा सा आई थिंक कुछ कन्फ्यूजन है। बट अभी चीज़ें बदल रही हैं, वो चीज़ें साथ साथ में होती चली जा रही हैं। पर ऐसे लोगों को जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए। अब बात आती है महिलाओं की। महिलाओं के साथ बुरा हुआ है जो आज तक, मैं अपने आप को अगर एक एग्जांपल देके बात करूं कि मैं बहुत काम करती हूँ। मेरे अभी सास ससुर घर पर हैं, वो मुझे छोड़ के आया कि बेटा ठीक है, अच्छे से रहना, ऐसा करना वैसा करना। तो मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे पुश करते हैं सारी चीज़ें करने के लिए। मेरे सास ससुर प्राउड होते हैं, वो मेरी सारी रील, सारे पॉडकास्ट, सारे, वो आते ही आते उन्होंने पूछा कि अब किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो, अब तुम्हें एक पुस्तक लिखनी चाहिए, अब तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, अब तुम्हें एक कोर्स निकालना चाहिए। वो लोग इनपुट्स देते रहते हैं। बट ये जो पीढ़ियों से चलता चला आ रहा है ना, और कहीं ना कहीं ये सासें नहीं, ये माएँ करती हैं। क्योंकि हम अपनी माँ को देख के बड़े हुए हैं आधी से ज़्यादा ज़िंदगी। जो हमारी लर्निंग और अडेप्टिंग वाली जो एज थी वो हमने अपनी माँ को देख के निकाली है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि माँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। माँ खाने में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर लेती है। मेरी माँ नहीं करती थी, मैं भी नहीं करती हूँ।
मेरी माँ इक्वल बिहेव करती थी, मैं भी करती हूँ, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। उनको लगता है ये वेस्ट हो रहा है चीज़, इसको मैं खा लेती हूँ। ऐसा कर रहे हैं कि ये चीज़ ज़्यादा, कूड़ेदान में फेंकना है, पेट को ही कूड़ेदान बना देते हैं। हाँ, हाउ स्टूपिड इज दैट? पर अन्न की वो नहीं होनी चाहिए, अन्न का निरादर नहीं होना चाहिए। आई एग्री दैट पॉइंट। हाँ, तो अन्न का निरादर केवल मैं नहीं कर रही हूँ, अन्न का निरादर बाकी सब करे या ना करे, डजेंट मैटर। बाकी जो अन्न 1 किलो बचा है उसका निरादर मैं नहीं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ आती है अपनी माँ से। कोई खाना खा रहा है तो हम स्टैंड बाई पे रहते हैं थे हमेशा से कि उसकी थाली में क्या नहीं है, उसकी थाली में क्या होना चाहिए। हाँ, रोटियां गर्म ही आनी चाहिए। रोटियां गर्म आनी चाहिए, सब्जी खत्म हो रही है तो सामने वाला मांगने से पहले दे दें, ये चीज़। पर चीज़ें बदलनी चाहिए, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन हम अपनी माँओं को ही देखते चले आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो जनरेशन माँ बने, ऐसा नहीं है कि वो बन जाए कि नहीं मैं तो बिल्कुल परिवार के कॉन्सेप्ट पे ही बिलीव नहीं करती हूँ। ये चीज़ होगी तो हम बहुत गलत शिक्षा दे रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को। पर यहाँ पे पुरुषों का बहुत इनपुट बहुत मैटर करता है। मैं भले ही मैं कह रही हूँ आप खा लो, पर पुरुष अगर रुका हुआ है कि नहीं आप साथ में खाओ, अगर पुरुष कह रहा है कि मैं तो गर्म रोटी कौन लाएगा? हम गर्म कर लेंगे ना साथ में, एक रोटी तुम खाओ एक रोटी हम खाते हैं, थोड़ी ठंडी बनाएगा हो कौन जाए, फिर? तो ठंडी हो जाएगी, अच्छा, ठंडी हो जाएगी। थोड़ी ठंडी हो जाएगी, खा लेंगे, मैं थोड़ा हम प्रैक्टिकली मैनेज सोच रहा कर था लेंगे। कैसे हो सकता है। दीदी बना देंगी। अच्छा, दीदी घर में कौन बनाएगा? दीदी भी तो ह्यूमन बीइंग है। दीदी के घर में दीदी, मेरे ये प्रॉब्लम बहुत है। अब आप ये बुरा मत मानिएगा, जी पर जितनी भी महिलाओं के घर में दीदियां हैं, हाँ, they always talk about women empowerment for themselves, not agree. for दीदी। आई एग्री। Why is that? दीदी की women empowerment कुछ नहीं मैं है। आपको बता रही हूँ, मेरी दीदी का वुमेन एम्पावरमेंट का मैं आपको बता रही हूँ। आज ही कल का एक इंसिडेंट है। भैया दीदी ने बोला कि मुझे एक्स अमाउंट चाहिए जी, है आज ही, जी, ठीक है। भैया ने बोला कि अभी मेरा हाथ टाइट है, अभी मैं नहीं दे सकता। तो दीदी सेड भैया से, आई वॉज सिटिंग देयर, दीदी सेड दीदी से दे दो। तो आई थॉट कि अब मुझे कुछ बोलना चाहिए। एंड जब तक मैं बोलती तब तक दीदी सेड कि भैया दीदी के मम्मी पापा से लेके या फिर दीदी के भैया से लेके दे दो। Oh my God, भाई साहब गेम तो कहीं और ले गई वो लिटरली एंड हाँ, बिकॉज हाँ। आई यूजुअली वर्क फ्रॉम You होम। would have been like, what? हाँ, I usually work from home. So she thinks I'm not earning. She thinks I'm homemaker, which is not bad. But she thinks मेरे हाथ में पैसा नहीं है। भैया बेचारे काम करते रहते हैं, दीदी को पालते रहते हैं, एंड दीदी ही क्या है ये? करती ही क्या है ये? हाँ, हाँ। सो ऐसा नहीं है कि दीदी इज नॉट एम्पावर्ड। No, she's empowered and then she's racist. And she's literally and she's also dowry supporter. कि ये तो नहीं दे पाएंगे, इनके घर वालों से तो ले ही सकते हो आप, वो भी मुझे देने के लिए। हाँ सही। इसको कहते मेरे भैया ने नहीं, उनके भैया ने बोला दीदी मेरे लिए नहीं लिया आज तक मैंने, मैं आपके लिए उनके घर से ले लूं। एंड बट एक और इसी पे चूंकि हम इस तरफ निकले हैं थोड़ा सा, तो आपको लगता है अगर दहेज लेना गलत है ना, तो एलिमनी देना भी गलत होना चाहिए, बिल्कुल गलत होना चाहिए, है ना? बिल्कुल गलत होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि महिलाएं जो सशक्त नहीं होती हैं, जो अपना काम नहीं कर सकती हैं, जो आप पे डिपेंडेंट होकर ही आई हैं, उनको तो चाहिए होगा ना खर्चे के पिछली लिए। शादी में मैंने 4 करोड़ लिए थे, अगली शादी में 12 करोड़ की डिमांड कर रही हूँ। पिछली शादी मेरी 3 साल की थी, अगली शादी मेरी 1.25 साल की है। 1.25 साल की शादी में 12 करोड़ इज लाइक इट्स बिगेस्ट पैकेज व्हिच आई कैन एवर गेट बीइंग अ वुमन। और वो असाइन हुआ है, गूगल करना जरा, वुमन वांट्स 12 करोड़ एज एलिमनी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू अर्न दिस, यू हैव दिस मच क्वालिफिकेशन एंड यू शुड वर्क, एंड इतना नहीं है। ठीक है ना, तो चलो कम से कम मतलब भगवान विष्णु के साथ न्याय करे ना करे, पुरुष के साथ न्याय हो रहा है। नहीं, हर जगह तो नहीं हो रहा है, और एंटी फेमिनिस्ट नहीं हूँ तो मैं। सीजीआई साहब की बात कर रहा था। हाँ हाँ, पुरुष ट्रू अधिकार। दैट। पर दोबारा मैं वही कहूंगा, वुमेन एम्पावरमेंट का असली चेहरा तो यही है ना, डोंट यू थिंक? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी हैं। महिलाएं आपको देख के बोलेंगी कि दबी कुचली हो आप, घर में काम करती हो, पति के साथ रहती हो और ऐसे काम करती हो, तुम तो एम्पावरमेंट का चेहरा हो ही नहीं सकती। सम वुमेन लेफ्टी आके आपको बोल के जाएंगी ऐसी बातें। आपको पता होना चाहिए ना आप कितने एम्पावर्ड हो। हाँ, ये तो भगवान राम वाली बात कर दी आपने। हाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए आप कितने एम्पावर्ड हो। और एम्पावरमेंट के गलत जो मिसयूज़ हो रहा है ना, पहले भी हुआ होगा मिसयूज़, या पहले भी चीज़ें कुछ ऐसी हुई होंगी, फिर वैसी चीज़ें हो रही हैं, या फिर एक नया ही आयाम खुल गया है ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे गलत हरकतें करना, जो आजकल हर तरफ दिख रहा है, विजिबल है। पर ऐसा नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट गलत है, फेमिनिज्म गलत है। ज़रूरत है आई समाज थिंक दे में। हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। फेमिनिज्म अब खत्म हो गया, अब ट्रांसजेंडरिज्म शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है महिलाओं को अब सारे अधिकार मिल चुके हैं भाई साहब, अब ट्रांसजेंडर को दिलाने हैं अधिकार। उसके बाद हम जाएंगे गे कम्युनिटी पे,
फिर हम जाएंगे क्वेयर कम्युनिटी पे, फिर हम जाएंगे, क्योंकि महिलाओं के अधिकार की बात कम हो रही है, स्पेशली वेस्ट में महिलाओं के अधिकार की बात कम खत्म हो रही है धीरे धीरे। वहाँ पे तो एम्पावर्ड है महिलाएं, वहाँ पे तो वो तो हमेशा से एम्पावर्ड थी, मतलब इस तरीके से भारत के सापेक्ष हमेशा ये बोला जाता है कि भारत में महिलाएं दबी कुचली हैं, बकवास। आउटराइट बकवास। पर बड़ा भयावह है जो आप बोल रहे हैं, हाँ उस पर हाँ, बहुत डिस्कशन होना। खतरनाक है। बहुत। एक बात, जैसे अभी ये लड़का है, ही वर्क्स हार्ड, ही गेट्स पेड, राइट, बट ही नेवर राइट्स इन हिज एनी ऑफ हिज अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड मैन। तो महिलाओं को लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है हर बार? मैंने तो नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यार आप अपने ऊपर ले ही क्यों जाते हो इसको? नहीं तो मैं भी तो एक महिला हूँ, मैंने तो नहीं लिखा है। महिलाओं ने, नॉट यू, पर लिखती है ना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। यू जस्ट डिफेंड देम बाय सेइंग कि मैं तो नहीं हूँ ऐसे, यू जस्ट लाइक नहीं, महिलाओं पे ज्यादा बात सारी नहीं करो। महिलाएं नहीं लिखती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मे बी इट्स कूल, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, women, हाँ, तो भी मे cool बी हो इट्स जाओ। कूल, और मे बी दे जस्ट वांट टू जस्टिफाई, yes I am acknowledging that and you also have to acknowledge that. कट्टा लगा दिया, पता बोल मैं हूँ कि नहीं इसमें आप है। कोई रिलीजियस ग्रुप है जिसने आपको टारगेट किया हो स्टोरी टेलिंग पे आपके, कि आप हाँ मतलब- हाँ, मतलब ऐसा ग्रुप करके ऐसे वो नहीं आया, पर ऐसे तो बहुत मैसेजेस आते रहते हैं, अच्छा, बहुत। एक तो आया था मैसेज कि इनबॉक्स पे मैसेज आया था कि तुम्हारे चेहरे पे एसिड फेंक के, तुम्हारे पेट में घूसे मार के, छाती तोड़ के तुम्हारा शरीर जला दूंगा चौराहे पे। विभत्सता की पराकाष्ठा है ये, गोर है बिल्कुल। अच्छा, उसने बच्चे का चेहरा लगाया हुआ था डीपी में, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हाँ। और ऐसे करके एक दिल बना के मैंने अपनी स्टोरी पे डाला। मैंने कहा वाओ सो क्यूट। पर मुझे एक बात बताइए, ये गोरनेस मुझे याद दिलाती है। ये बात इसलिए आई थी क्योंकि मैंने ये बोला था कि अकबर को महान क्यों कहते हैं, ये मैंने प्रश्न पूछा था उमेंद्र जी से, और उमेंद्र जी ने इसका उत्तर दिया था। तो उस बात पे कि तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रही हो। बिना किसी का नाम लिए दोबारा से, अस्मा बिन्त मरवान नाम की एक महिला थी, पढ़ा होगा आपने भी? हाँ, नहीं मैंने आपने नहीं पढ़ा। पढ़ा। अस्मा बिन्त मरवान नाम की एक महिला थी जिसने किसी रिलीजन के किसी महान प्रॉफिट को कुछ कह दिया था कि ये व्यक्ति किस प्रकार से आके हमारे यहाँ पे चढ़ बैठा है और तुम लोग लड़ते क्यों नहीं हो इससे, ऐसी कविताएं लिखी थी उसने। तो उस महिला को, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, यंग लड़की थी, तो उस महिला को दूध पिलाते वक्त उसके सीने में तलवार मारी गई थी अस्मा बिन्त मरवान के, और वो मर गई थी। तो जिस व्यक्ति ने मारी थी वो आके अपने महान, जो उनको बुला के बोला गया, किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ये क्या कहते हैं उसे, एक इमेजिनरी रिलीजन है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी, लोगों को इमेजिनरी बोल दिया, ठीक है। तो वो व्यक्ति आता है और बताता है कि मैंने उसको इस सिचुएशन में मारा है, तो वो जो भी प्रॉफिट होते कहते वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये सोच वहाँ से आती है, जो विभत्सता है ये वहाँ से आती है कि महिला होके तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों हो, कैसे हो गई। ये बात तो मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि ये महिला है, तुझे तो पढ़ने का ज्ञान, पढ़ने का अधिकार दे दिया, अब तू ऐसा करेगी। ऊपर से आधी अकल है। हाँ, और ऊपर से बाल कटाए हुए हैं। नहीं, आई डोंट केयर, बट ये but कहते बाल हैं कटे का है, बढ़िया है। जो भी है, मतलब ऐसा करके बोलते बाल हैं। वाले मुद्दा आया ही कैसे? वो बहुत बोलते हैं कि परकटी होके तू ज्ञान देगी, तुझे हमने पढ़ने का हक दिया है। ओ भाई साहब, ऐसे तो महाराज मनु नहीं कह सकते। कोई नहीं कह सकता। महाराज मनु अगर उतर आए बोले, वो भी नहीं बोल सकते महिलाओं को हमने ज्ञान दिया। एक और जोक, सबसे पहली बात कि हमें मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, बिल्कुल और पढ़नी एंड टू एंड पढ़नी चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में जो लिखा है वो वैसे नहीं बताया जाता है। जो आपने सिलेक्टिव रेफरेंसेस की बात होती है कि पूरी लाइन कुछ और है, और उसका मतलब आप बीच में से छोटा सा सेक्शन उठा लेंगे और उसको लेके आप बवाल कर जी देंगे। जी जी जी, बिल्कुल। उसमें ये भी लिखा है कि अगर सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने अगर शराब पी ली तो उनके मुंह में पिघला हुआ, पता नहीं उबलता हुआ शराब डाल देना चाहिए। पर यार ये जो तरीका, महाराज मनु वुड हैव बीन अ वेरी गुड टॉर्चरर। आई मीन उस लेवल की सजा मिलनी हाँ, चाहिए। मिलनी चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ, बट मैं कह रहा हूँ उनके जो बाकी किसी के कान में सीसा पिघला के डाल देना चाहिए, इसलिए कि भाई डूड नॉर्मल तरीके से भी बात बता सकते हैं अपनी बात को। तो ये और मैंने नहीं पढ़ी है, पर मैंने ये सुना है जिन लोगों ने पढ़ी है। मनुस्मृति मैंने पढ़ी नहीं, पर मेरे खरीद मंगाई हुई है मैंने। मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने सुना है जिन लोगों ने पढ़ा है उनसे। तो वही मेरे भी रेफरेंसेस गलत हो सकते हैं, जब तक मैं उसे पढ़ूंगी नहीं सही तरीके से तब तक मैं उस पर बोलने के काबिल नहीं मैं होनी एक बात चाहिए। आपको बताऊं, कैमरे बोल रहा हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ मनुस्मृति। आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है, पढ़ने के बाद मेरे विचार बदल के मैं बता दूंगा। अभी के लिए वो मनु जिसके नाम पे हम पुरुषों को मैन कहा जाता है, मनु महाराज के हम उनकी इज्जत भी बहुत करते हैं, हमारे लिए पूजनीय है, और मनुस्मृति मुझे आज भी उतनी ही पूजन थी बाकी किताबें हैं। और रही बात कुछ रिलीजन, उनकी किताबों में पता नहीं क्या क्या लिखा है, इतना तुम्हारा मन है
हीरो बनने का, तो उन रिलीजन किताबें उठाओ, पढ़ के तो देखो, ठीक है। मतलब यहाँ पे समाज और न्याय की बात करी गई है, पर न्याय के और वो भी तरीके, हाँ 2500 साल पहले। हाँ, 2500 तो कम हो गया, 2500 से पहले तो, उससे पहले तो रामायण हुई थी, पर मैं वही कह रहा हूँ कि महाभारत हुई इतनी पुरानी किताब लिखी गई है, तुम लिखना तक नहीं आता तुमको यार, तुम अब कमेंट कर रहे हो हमारे ऊपर यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब अजीब बेशर्मी है, मतलब जो अगेन वही, जो प्रतिबद्ध है वही लथपथ है। मतलब हमने तुम्हें सिखाया, तुम हमें ही ज्ञान दे रहे हो यार उल्टा। और बिना पढ़े, हाँ। और हम भी वो हो रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं, क्योंकि हम भी इतने मूर्ख हैं, क्योंकि हम भी वही जो मैंने आपसे पहले बोला, किताबें हर जगह मौजूद हैं, हम पढ़ते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हम पढ़ते नहीं हैं। जिस दिन से पढ़ना शुरू कर देना, उस दिन से सब लोग सबके जुबान बंद करना शुरू कर दें। जैसे कि वो मूवीज़ में, केरला स्टोरी में ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, तुम्हारे भगवान तो ये करते हैं। बच्ची क्यों नहीं जवाब दे पाती? क्योंकि बच्ची ने जाना ही नहीं है, बच्ची ने पढ़ा ही नहीं है, बच्ची को बताया ही नहीं गया है। नहीं, प्लस माँ बाप की भी गलती है ना, बताया ही नहीं गया, माँ बाप की गलती, माँ बाप ने पढ़ा नहीं है। मेरे पिताजी 10वीं फेल थे, मेरी माताजी 5वीं पास है, परंतु उन्होंने मुझे महाराणा प्रताप की कहानियाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ, भगवत गीता क्या लिखा है, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, रामचरितमानस तो मेरे माता पिता दोनों को याद है, मेरी मम्मी जीवित है, याद है उनको। आप कुछ स्टेटमेंट दीजिए, वो बताएंगे हाँ ये वाला है, इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इस लेवल पे याद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो सर्टिफिकेशन है, लाइक ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन, ट्रिपल जो आपने भी करा है, नथिंग अगेंस्ट इट, पर मुझे लगता है ग्रूमिंग वहीं पे होती है, ग्रूमिंग घर पे ग्रूमिंग होती होती है। ग्रूमिंग घर पे होती है इस बट डोंट यू थिंक दैट हम 10 घंटे के लिए स्कूल कॉलेज में बैठा हूँ यार, मुझे कोई प्रोफेसर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई कैन बी अट्रैक्टेड टू हिम बिकॉज ही इज हैंडसम और शी इज प्रिटी, आई कैन बी अट्रैक्टेड टू हिम और एक्स नंबर ऑफ, ही स्पीक्स वेल, एंड दैट पर्सन चेंजेस माय माइंड कि ऐसे नहीं ऐसे सोचो, एंड आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है कि तो आपका वो groom- जो, तो यही तो टीचर्स का काम है। टीचर्स का काम केवल ज्ञान देना नहीं है, डायरेक्शन देना भी है, कि आप पूरा रास्ता दिखाते हैं। आई ओ इट टू माई टीचर्स कि मैं जो भी, मैंने बहुत सारे काम करे, मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं पहले सेल्स में जा रही थी, एंड देन दे सेड नहीं नहीं, तुम्हारी जो एट्रीब्यूट्स हैं, तुम्हारी जो वो जिस तरीके से यू कॉन्वर्सेट, मार्केटिंग की तरफ तुम्हारा ज़्यादा है, मार्केटिंग एंड सेल्स, नॉट कोडिंग, बिकॉज आई हैव डन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। कोडिंग ठीक है, तुम करना चाहो करो, बट एटीट्यूड तुम्हारा वो वाला है। तो उसने दिखाया ना, वो मेरा मार्गदर्शक बना ना। मुझे तब तक नहीं पता था कि मुझे क्या पसंद है, मेरी माँ ने मुझे बताया ना, वो लोग मार्गदर्शक बने कि ये चीज़ पढ़ो, ये तरीके की किताबें पढ़ो। किताबें आपको बना भी सकती हैं और आपको ब्रेन वॉश भी कर सकती हैं अगर आपने गलत तरीके की, फिर आपको स्ट्रगल होगा अगर आपने गलत तरीके की किताबें उठा ली तो। फिर आपको बहुत लंबे समय तक उस तरीके की किताबें, वही जो आप मुझे दिख रहा है वोक, अगर आपने इस तरीके की किताबें उठा ली हैं और आपको फिर नेविगेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इट्स बेटर कि अच्छे राइटर्स की पुस्तक उठाइए आप वो शुरुआत में। INC is written by विवेक रामास्वामी। नहीं, मैं वोक वर्ड की बात बोल अच्छा रही हूँ। सॉरी, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। वो विवेक रामास्वामी ऐसे व्यक्ति हैं जो जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो Election, ये किताब उन्होंने तब लिखी थी जब अपनी ही द्वारा बनाई गई कंपनी से उन्हें रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि एक ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से कोई शुरू हुआ था अमेरिका में ड्रामा। तो उन्होंने बोला इट्स नॉट ओनली ब्लैक लाइव, इट्स ऑल लाइव्स विच मैटर। तो उतनी सी बात पे उनकी कंपनी के कम से कम 2000 लोग रिजाइन करना चाहते थे कि तुमने ऐसे हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की। तो उन्होंने बोला भाई तुम रिजाइन मत करो, मैं रिजाइन कर देता हूँ। तो ही लेफ्ट हिज ओन कंपनी। इस पे मेरी तो बहुत सारी बातें ऑन कैमरा नहीं बोलूँगी। एक और समझ बताइए कि हमारे धर्म की किताबों को माइथोलॉजी क्यों कहा? अरे कहने की तो आदत बहुत डाल दी। बड़ा मेरा डिस्कशन पॉइंट है, पॉइंट ही मेरा यहाँ से शुरू हुआ नहीं, था, पूरी please। जर्नी मेरी यहाँ से शुरू हुई थी हाँ। कि ये दिस इज़ नॉट माइथोलॉजी, दिस इज़ आवर हिस्ट्री एंड वी हैव टू कीप इट लाइक दैट। माइथोलॉजी इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ करे हैं, उसका सुंदरीकरण भी कर दिया है, बाकी कवियों ने लिखा है, ये सारे काव्य हैं। जी, जी। तो कवि के पास स्वतंत्रता होती है चीज़ों को ग्रैंड बनाने की या फिर उसमें एडजेक्टिव्स ऐड करने की। तो उन लोगों की सोच ही नहीं वहाँ तक पहुँच पाती है जहाँ हमारे कवि पहुँच जाते हैं, और कवियों के पास तो वैसे भी को बोला ही जाता है। तो जो चीज़ आपके पास, क्योंकि आपकी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपने मिथ बता दिया कि ये तो सच ही नहीं है। ये कैसे बता दिया कि धरती गोल है? धरती तो फ्लैट है, तो ये तो मिथ है। पर हमारे यहाँ 6000 साल पुरानी खाली। हमारे यहाँ तो हाँ, और हमारे यहाँ तो हमेशा और से, सूरज जो है मगरिब में जाके दलदल में डूब जाता है। हमारे यहाँ तो जो गरुड़ खाने, मतलब गरुड़ ऊपर उड़े थे और उन्होंने देखा था, मतलब जटायु और उनके भाई, क्या नाम था उनका, मतलब जटायु और उनके भाई, ये नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो वो लोग जब ऊपर उठे थे तब उन्होंने बोला था, उड़ते उड़ते गए तो उन्होंने ऊपर से नीचे धरती देखी थी, धरती बोली थी कि एक बॉल की तरीके से दिख रही है। तभी इस्टेब्लिश हो गया था कि ये गोल है, धरती इसलिए गोल हम है। भूगोल कहते हैं। भूगोल की किताबें पढ़ते हैं हम हमेशा से,
क्यों? और मिथ बना के दिमाग में कन्फ्यूजन डालना है, अपने इतिहास को इतिहास नहीं मानने से आगे आने वाली जनरेशन को कंफ्यूज करना है और उनको दिग्भ्रम करके उस डायरेक्शन में जाने ही नहीं देना है जिससे वो लोग अपनी ट्रेडिशन, कल्चर, इतिहास पे प्राउड कर सकें या फिर पढ़ें। उनको इस तरीके से बेसलेस, ट्रेडिशनलेस, वो जो होती है ना हमारी नींव में ही मट्ठा डाल दो तो आप इमारत क्या बनेगी, पेड़ क्या निकलेगा? तो पेड़ ही नहीं निकल पा रहा है क्योंकि नींव में मट्ठा डाले दे रहे हैं इसको मिथ बोल के, स्टैब्लिश कर करके मिथ है, मिथ है, मिथ है, मिथ है। मिथ नहीं है, इतिहास है। मनुष्य हैं ये लोग, कृष्ण मनुष्य हैं, राम मनुष्य हैं, मनुष्य बता वो दिया। जगह भी हैं, वो जगह भी हैं, एज इट इज है। एज इट इज है। इसीलिए सुग्रीव ज्योग्राफी की बात मैंने पहले करी थी कि जो सुग्रीव ने बताया है वो सारी चीज़ें आज हम मैप कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें। इसलिए कुछ चीज़ें तो वैसे भी ज्योग्राफिकल चेंजेस होते रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम प्रूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट मिथ, इट इज़ क्लियर कट हिस्ट्री। और प्रोपोगंडा और एजेंडाज क्लियर होते हैं, वो बनते हैं, नैरेटिव सेट होते हैं, इसलिए उसको माइथोलॉजी बोला जाता है, नथिंग एल्स। और वहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँच पाती, आप प्रूफ नहीं कर पाते, इसलिए आप उसको मिथ बता देते हैं क्योंकि आपके ज्ञान की पहुँच के बाहर है वो। हमने तो पुष्पक विमान को भी वो विमान बताया था, तब भी जादू, अरे ऐसे कैसे पहुँच जा रहे हैं। मल्टीवर्स बताया है, अरे ऐसे कैसे पहुँच जा रहे हैं, ऐसे कैसे है, ये क्या बेवकूफ़ी है। पर अब इस्टेब्लिश हो रही है ना चीज़ें। हम कहते हैं कि ये सब मोह माया है ना, जैसे हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको याद हो तो जब कंस उस जो 8वां बालिका जो लेके आते हैं वो वासुदेव जी, उसको जब दीवार पे फेंकता है तो वो देवी का रूप कर लेती है और कहती है मैं महामाया हूँ, मैंने ही संसार को बनाया है, एक क्षण भंगुर है, मैं हूँ महामाया। इलॉन मस्क से पूछा गया रिसेंटली कि अगर ASI आ गया, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, वो आ गया तो आप उससे क्या पूछेंगे? तो ये सब मैं ये पूछूंगा कि सिमुलेशन के बाहर क्या है, थोड़ी सी लास्ट की मोड इज आउटसाइड सिमुलेशन। ठीक है, तो इधर ये कह रहे हैं हम, मतलब हम कम से कम हज़ारों साल से कह रहे हैं साहब मोह माया ग्रुप सिमुलेशन ही है। हाँ, और आप अभी कह रहे हो कितना ढूंढने के बाद, इट्स लाइक शाहरुख खान गया है सब्जी खरीदने के लिए और ऐसे से अपनी एक्टिंग कर रहा है, सब्जी वाला भैया बोलता है हाँ कर लो जो करना है, फिर बाद में बात करेंगे। इट्स लाइक दैट ओनली, करेक्ट। कि मतलब आप जो है इतना साइंस का ड्रामा कर ले रहे हो एंड देन यू कमिंग एंड सेइंग अच्छा ये जो कहा था ना ऐसे ही कुछ है, वो हमने ढूंढा है वैसा ही है। अभी मुझे समझ में आ रहा है, ओ अच्छा इसलिए लिखा था। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आज भी जो चीज़ें हमारे इतिहास में प्रूव नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारी बुद्धि उतनी इवॉल्व नहीं हुई है। इट्स नॉट कि दैट इज़ नॉट राइट, इट्स जस्ट कि वी आर नॉट देयर येट। बट बस प्रॉब्लम इतनी है, जिस दिन हम वहाँ पहुँच गए उस दिन हमें समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये लॉजिक था, ये रीज़न था। और कुछ चीज़ें उसके बियॉन्ड होंगी जो कि हमें केवल मेडिटेशन या फिर अपने अंदर झांकने के बाद ही मिलेंगी। और साइंस हमेशा आके वहाँ पे रुक जाती है, और इसीलिए हमेशा बोलता है ह्यूमन ब्रेन इज़ the most evolved thing. And it also looks like universe, like if you Yes. genuinely get inside it looks like Yes. universe. और human brain के साथ हम कहीं और जा रहे हैं। एक लास्ट सवाल है मेरे पास आपके लिए कि जो लोग ये कहते हैं केवल एक लाइन उठा के कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और फिर बाद में योगी जी ने क्लैरिफाई किया कि उनको देखते रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, विच आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये कहा, पर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली वो लिखा ही वही है जिसका मतलब जो लोग निकालते हैं। लेट्स से इफ यू आर रेडी टू बिलीव इन दैट वन लाइन, राइट, विच पॉसिबल चांसेस पूरे कि आपने रामचरितमानस कभी नहीं पढ़ी, आपने केवल वो एक लाइन आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, बाकी भी तो पढ़ लो, और भी तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। ना वो पढ़ना है ना ये पढ़ना है, केवल उसे एक लाइन उठानी है और क्रिटिसाइज करना है। फिर वही चीज़ है, सिलेक्टिव चीज़ें, और जिनसे उनके एजेंडाज क्लियर होते हैं, बनते हैं, जैसे माइथोलॉजी, डिस्क्रिमिनेटरी, और भी जितने बुरे वर्ड्स हो सकते हैं, वो सारे एजेंडा पालित पोषित होते हैं, नैरेटिव बनाए जा सकते हैं, तो वही लाइनें बताई जाएंगी ना, वही लाइनें उठाई जाएंगी, वही लाइनें बोली जाएंगी। तो ये केवल वही दृष्टिकोण है। मैं हमेशा बोलती हूँ किताबें, रामचरितमानस तो हर घर में होती है, हर घर में ऐसा कोई घर नहीं होता जिनके जहाँ पे रामचरितमानस नहीं होती हो। अब तो हो सकता होने लग गया हुआ है ऐसे घर, और अभी तक ऐसे कोई घर नहीं होते थे जिनके यहाँ रामायण नहीं होगी। महाभारत तो रखी नहीं जाती थी क्योंकि प्रोपेगेंडा की, धर्म सीख जाएंगे तो कैसे धर्म के अनुरूप काम करने लग जाएंगे। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा आपने। और मेरी माता जी, मेरा भाई, मैं खुद 2 साल पहले तक, मुझे जब मैं खरीदने जा रही थी तो मेरे पतिदेव, मुझे दोनों को हिचक थी, खरीदें, मना करा जाता है। मैंने कहा खरीदें, अभी खरीदते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कुछ भी ऐसा सच नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। बात यह है कि वो धर्म शास्त्र है, धर्म की पुस्तक है, उसमें सब चीज, कितने पर्सपेक्टिव हैं। विदुर जी का है, भीष्म पितामह का है, युधिष्ठिर का है, संजय का है, कृष्ण जी की पूरी गीता है।
अगर आपने वो सही मायनों में पढ़ ली तो आप बहुत सारी लाइफ प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर आप निकल जाएंगे, आपको धर्म का अर्थ समझ में आने लग जाएगा। पर वही सकल ताड़ना के अधिकारी शूद्र क्या था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो वही सिलेक्टिव स्टडी वहाँ पे भी करनी है और सिलेक्टिव स्टडी यहाँ पे भी करनी है कि कर्ण विक्टिम था बेचारा। संजीव सन्याल जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग बीच में बताया था कि अशोक बिल्कुल महान नहीं था। वो सुना था, नहीं सुना था आपने? अशोक महान नहीं था। हाँ, तो उन्होंने वो कहा था कि ये जिस कलिंग को जीतने पे सो कॉल्ड से बौद्ध बन गया था और ये हो गया था और वो हो गया था, तो वो उसके 4 साल पहले शायद वो बौद्ध था। और जो लाइन उसने लिखवाई थी कि मैंने यहाँ पे इतना अत्याचार करा, वो जो कौन सी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जिसमें वो लगवाता था, उड़ीसा में है वो पहाड़ियाँ, जिस पे जैनियों का बहुत अच्छा सा मंदिर, मैं गया था रिसेंटली वहाँ पे, तो मुझे भी याद नहीं आ रही, बहुत बहुत फेमस पहाड़ियाँ हैं वो। तो उसी पे वो अपना वो लिखवाता, जो उसके विष्णु दासी बना था ना बीच में, तो वही हर जगह बोलता है मैं विष्णु की दासी हूँ ऑल दैट। तो वो वाला जो पत्थर है कि कलिंग के युद्ध में तो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहाँ पे वो पत्थर नहीं लगा जिसमें उसने लिखा है कि मैंने कलिंग में इतने लोगों को मारा और मुझे बहुत दुख हुआ था। वो पत्थर लगा है अफगानिस्तान में, मतलब जहाँ पे युद्ध हुआ वहाँ पर नहीं लगवाया भाई ने, वो पत्थर लगवाया अफगानिस्तान में, और वहाँ पे लिखवाया है कि कलिंग में युद्ध हुआ था, तब से मैंने युद्ध बंद कर दिया है और मुझे बड़ा दुख हुआ था उसमें, तो मैंने युद्ध बंद कर दिया। लेकिन उसके नीचे एक और लाइन लिखवाई है भाई ने, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब भूल के बैठा हूँ, औकात में रहना, क्योंकि कलिंग में जो हुआ था यहाँ भी हो सकता है। ही लिटरली राइट्स इट, लेकिन ऊपर वाली वो लाइन हमें पढ़ाई जाती है, वो जो बाकी लिखा है वो नहीं पढ़ाई। और ये फैक्ट भी तो नहीं बताया जाता है कि तब उसके पहले से ही वो बौद्ध धर्म फॉलो कर रहा है। और वो जो 4 सिंह वाला सिंबल है, वो सिंबल भी इसका नहीं है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का सिंबल है। वो 4 सिंह जो है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध करने घनानंद से गए थे, तो उनको पहले युद्ध में हार गए थे और वो भाग गए थे घोड़े पर और बहुत बुरी तरह घायल थे। तो ये गुजरात के पास जो पहाड़ियाँ हैं गिर की, वहाँ पे शायद वो गिर पड़े नीचे, तो सेना आई उनको मारने के लिए, 4 सिंहों ने, कथा कहती है 4 सिंहों ने उनको बचाया। तो उन 4 सिंहों की याद में उन्होंने वो स्तंभ बनवाया कि ये 4 सिंहों का स्तंभ है, उसको भी अशोक के नाम पे डाल दिया है कि ये अशोक। तो रियल जो महान आदमी था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने जेन्युइनली इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, पर वो फिट नहीं बैठता क्योंकि वो जनता में हिंदू था और पर्सनल लाइफ में जैन था। वो चंद्रगुप्त मौर्य पर्सनल लाइफ में जैन था, जनता में हिंदू था, तो वो समझ में नहीं आता उनको, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक और काम बहुत महान किया था। अच्छा, ये जैन वाली बात मुझे नहीं पता थी। हाँ, वो पर्सनल लाइफ में जैन था। तो सबसे बड़ा उसने एक और महान कार्य किया था कि वो जब वो शायद 58 वर्ष का हुआ था, या उसे एग्जैक्ट एज नहीं पता, पर उसे लगा कि अब मैं ओल्ड हो रहा हूँ, ही कॉल्ड बिंदुसार एंड ही सेड आज से तुम राजा हो, एंड ही वेंट टू गिर माउंटेन्स, वही गुजरात में, और वहाँ पे वो भूखा और प्यासा रहा लगभग 19 दिनों तक, और उसने अपना शरीर त्याग दिया था जैन तरीके से। तो ये होता है राजा जिसको राज्य का मोह नहीं होता। अशोक लिटरली, उसके बारे में यहाँ तक कथाएं हैं कि ही वाज सिटिंग ऑन द बेड, इतना मोह था राज्य का, लेकिन अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया उसने। अंतिम के 5 वर्ष यह आलम था कि कितने ही राज्यों ने बोला कि हम तुम्हारे अंडर में नहीं आते। कलिंग वाज द फर्स्ट वन हु सेड वी आर नॉट अंडर अशोक एनीमोर। उन्होंने अपना वो लगवा दिया जाके, जहाँ पे इसमें लगवाया था आज से कलिंग मेरा है पत्थर, वहाँ पे उन्होंने अपना पत्थर आज से कलिंग आज़ाद है। ऐसे ही बड़े सारे राजाओं ने अपने आप वो कर दिया। तो बिल्कुल भी महान नहीं था, इट्स जस्ट दैट कि उसकी बाकी की बातें छुपाई जाती हैं। जिस राजा को सत्ता से मोह हो जाता है, उसका इतिहास केवल झूठ ही उसको इतिहास में बचा सकता है। सच जो कुछ लोग होंगे उनको हमेशा पता होता है। अशोक के साथ जो हुआ था, ऐसा ना हो कि अभी जो करंट चल रहा है उनके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। सत्ता का मोह इज द मोस्ट डेंजरस थिंग यू कैन हैव। सही बोल रहे हैं आप। इसीलिए महाराणा प्रताप के अंदर भी सत्ता का मोह नहीं था। छत्रपति शिवाजी के अंदर भी मोह नहीं था। आप भगवान राम की कुछ बातें बोले, छत्रपति शिवाजी याद आ गया। भगवान राम के अंदर मोह नहीं था, जीरो मोह था, कोई सत्ता का मोह नहीं था उनके अंदर। हम पांडवों को देखते हैं तो इन अ वे उन्होंने, वैसे तो सत्ता के लिए ही युद्ध हुआ, बिल्कुल इन अ वे, ये भी इन अ वे, पर फिर भी उन्होंने छोड़ दिया सत्ता, एक समय पे छोड़ दी। नहीं, उसके पहले भी देखिए ना, कितनी बार युधिष्ठिर ने बोला कर्ण तुम ले लो, सत्ता रख लो। भगवान कृष्ण उनके बिहार पे बोल रहे हैं 5 गांव दे दे, छोड़, सत्ता नहीं चाहिए हमको, 5 गांव दे दे, इतने लोगों की जान बचा लेंगे हम। नहीं, ये बात तो युधिष्ठिर ने भी बोली थी और कृष्ण जी के सामने ही बोली थी कि मुझे 5 गांव चाहिए, क्योंकि मतलब दिस इज आउटराइट रॉन्ग, और केवल 5 गांव चाहिए। और लास्ट में भीम से दुर्योधन का युद्ध हुआ था, उस समय भी युधिष्ठिर ने बोला था अगर तुमने यहाँ हरा दिया फिर ले लेना तुम पूरा राज्य तुम्हारा, बिल्कुल हम चले जाएंगे वनवास पे। बिल्कुल। तब कृष्ण जी ने बहुत भला बुरा बोला था कि तुम मूर्ख हो, पूरा खानदान मिटवा दिया, फिर तुम उसी बैक टू स्क्वायर 1 पे आना चाहते हो। तो फिर भी वो माने नहीं थे, मतलब फिर वो इसी पे ही युद्ध हुआ था कि अगर ये हार गया दुर्योधन यहाँ पे तो फिर ये लोग वनवास जाएंगे। तो एज सच उनको भी कोई सत्ता लोलुप नहीं थे वो भी। बिल्कुल। मुझे लगता है सत्ता का मोह सबसे खतरनाक मोह होता है। मुझे लगता है कि मनुष्य को जब
75 वर्ष का हो जाए तो मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए, मतलब अपने परिवार को, जनता को मार्गदर्शन देना चाहिए। मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ। आर यू स्माइलिंग? चलिए, आज के लिए बहुत अच्छा लगा। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो सेम मच फॉर कमिंग टू आवर शो। बहुत जेन्युइनली बहुत मजा आया। थैंक यू।